हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी जोर जबरदस्त टाइप से चल रहा होगा, जो भी एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। वेल, चलिए हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, अर्थ प्रेशर थ्योरी। अर्थ प्रेशर थ्योरी यहाँ समझने वाली चीज है कि हम किस तरह का अर्थ प्रेशर का बात कर रहे हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है। चैप्टर बहुत आसानी से, बहुत प्यार से आपको मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगा उससे रिलेटेड हमने काम कर रखा है। 2013 में कोयम्बटूर में मैं जब सबसे पहली बार गया था एज ए ट्रेनी, ठीक है, रेलवे साइड पे, तो वहां पे हमको सब रिटेनिंग वॉल पे ही काम दिया गया था। ओके, चलिए ठीक है, वो सब रही बात, 2013 गया। सुनिए बात, यहाँ पे आप देख रहे हो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है, एक दीवार जैसा कुछ बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक वॉल है, ये तो साफ साफ दिख रही है, एक दीवार है भाई, नॉर्मल सा। इस दीवार को हम कहते हैं रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, है ना, जो लिखने वाला चीज होगा वो मैं अलग से आपको लिखवा दूंगा। इस दीवार को कहा जाता है बाबू लोग रिटेनिंग वॉल। रिटेन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना। रिटेन शब्द का क्या मतलब होता है? किसी चीज को रोक के रखना। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है, ये क्या रोक के रख रहा है? ये वॉल है, इस तरह से है। अगर मैं 2D में दिखाऊं सामने सामने, है ना, तो दीवार का ये समझो, ये क्रॉस सेक्शन है दीवार का जो दिख रहा है, और दीवार के पीछे ये सॉइल को रोक के रख रहा है। दीवार के पीछे क्या है? मिट्टी है, देखिए सामने दीवार के पीछे मिट्टी है। तो ये जो वॉल है, इट इज रिटेनिंग अर्थ बिहाइंड दी वॉल। तो ये जो सॉइल होता है, इसको हम बैकफिल कहते हैं। बैकफिल मटेरियल या बैकफिल सॉइल, ऐसा बोल देते हैं। अब देखो यार, ये जो मिट्टी है, क्या ये मिट्टी इस दीवार के ऊपर लैटरल डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लगाएगा? दो तरह का प्रेशर होगा। जो अभी आप थोड़ा देर पहले आपने देखा था, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ प्रेशर वगैरह आती है, जैसे टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस आप निकाल रहे होते हैं। सॉइल सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट जहां होती है, वहां पे क्या स्ट्रेस लग रही होती है उसी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, उसी को हम इफेक्टिव स्ट्रेस कह रहे होते हैं। वो चीज आपने देखा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में, कोई एक प्लेन लिया उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। अर्थ प्रेशर में हम बात करेंगे लैटरल प्रेशर की, इन दिस डायरेक्शन, लैटरल प्रेशर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से लिखवाऊंगा, बताऊंगा। समझो बात को, बेसिक बैकग्राउंड समझो। अर्थ प्रेशर में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लैटरल प्रेशर। जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार के ऊपर लैटरल डायरेक्शन में क्या प्रेशर एक्ट कर, समझ में आ रहा है? वर्टिकल नहीं, लैटरल। वर्टिकल वाला खेला हो गया कहां पे? टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर वगैरह, वो सब चीज वहां जो समझा, वो वर्टिकल वाला काम खत्म। यहां अब लैटरल डायरेक्शन में क्या प्रेशर लगा रहा है इस वॉल के ऊपर, ये मिट्टी, वो हम देखेंगे। समझ रहे हो बात को? वही है आपका अर्थ प्रेशर। अब यहाँ पे अर्थ प्रेशर तीन तरीके का होता है। एक होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, तीसरा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। एक एक करके तीनों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक फीलिंग आपको समझ में आया कि हम अर्थ प्रेशर का मतलब यहाँ पे हम कौन सा प्रेशर पे बात करेंगे? लैटरल प्रेशर के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज सुनो, जैसे तुम यहाँ पे दीवार देख रहे हो, वो क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर ब्लॉक, मैंने इसे जानबूझ के ये फोटो लिया है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा के लेके आके फिर ये वॉल के ऊपर प्लेस कर रहा है, फिर इस तरह से वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। मतलब ना, ये जो ब्लॉक है ये प्री फैब्रिकेटेड है, कहीं पहले से बना हुआ है, बस ब्लॉक को लाया, उठाया, जोड़ दिया, यहाँ पे रख के जोड़ दिया। इन सिटू कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है वॉल का। तो जो रिटेनिंग वॉल है, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ये आप इन सिटू कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर प्री फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, ठीक है। इसमें इन दोनों में कोई कंफ्यूजन होने का नहीं। अब देखो, हम इस चीज को पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका भी फीलिंग ले लो। जब हम इस तरह के वॉल को डिजाइन कर रहे होंगे, कहा? आरसीसी में। मान लो जैसे हम आरसीसी में, आपका ये टॉपिक है, हम आरसीसी में डिजाइन करेंगे अर्थ प्रेशर, मतलब अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल वगैरह हम डिजाइन करते हैं। तो जब हम वहां पे डिजाइन कर रहे होंगे, तो समझिए एक बेसिक सी चीज समझिए। ये मान लीजिए रिटेनिंग वॉल है, इसके पीछे पूरा का पूरा मिट्टी है,
तो ये मिट्टी एक प्रेशर लगा रहा है इस वाल के ऊपर। तो ये जो मिट्टी इस तरह से प्रेशर लगा रहा है इस वाल के ऊपर, तो ये वाल को क्या करने का कोशिश कर रहा है, इधर आगे चले जाओ रे तुम, आगे चले जाओ, है ना। मतलब इसको ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करवाने का कोशिश कर रहा होगा। दूसरा, ये जो इस तरह से प्रेशर लगा रहा है, इसके कारण एक मूवमेंट क्रिएट होगी अबाउट दिस पर्टिकुलर बेस, है ना। आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, टो पॉइंट कह लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट एक मूवमेंट भी क्रिएट होगी, जो कि इस वाल को ऐसा ओवरटर्न करवाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा ऐसा सीधा था, ऐसा ओवरटर्न करवाने का कोशिश कर रहा है। जब ये सब चीज होने लगेंगे तो क्या होगा, मान लो ओवरटर्न हो गया उस प्रेशर के चक्कर में, जो पीछे का मिट्टी लगा रहा है ओवरटर्न हो ही गया, ओवरटर्न हो गया तो वाल गिर गया, मिट्टी तुम्हारा आ गया, इसके इधर तुमने रोड बनाया है, ट्रैक बनाया, जो भी बनाया, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, खत्म, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन गया बेकार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए ये प्रेशर को कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। हम इसका यूज करेंगे आरसीसी डिजाइन में। हमें ये समझ में आना चाहिए कहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है, कहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है। एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में क्या होता है अभी समझ में आएगा, लेकिन पहले बात सुनते चलो, दिमाग में रखते चलो। एक्टिव अर्थ प्रेशर कंडीशन एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन, दोनों में सॉइल का फेलियर होता है। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाले कंडीशन में सॉइल का फेलियर नहीं होता, फेल नहीं करता, लेकिन एक्टिव और पैसिव दोनों के केस में एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल फेल कर जाती है। समझ में आ रही है बात। तो हम देखेंगे, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस कहने का मतलब है, आप कह लो कि 95% ऑफ केसेस आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कंडीशन का होता है। ऐसा है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, समझिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये नहीं बोला कि क्या निकाले, एक्टिव या पैसिव, आंख बंद करके एक्टिव निकालना है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि जो फेलियर कंडीशन होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जनरली एक्टिव अर्थ प्रेशर के कारण ही होती है। क्या होती है अभी समझ में आ जाएगा, ओके। और एक चीज समझो, जैसे कि मान लो कहीं पर तुम्हारा नदी वगैरह बह रहा है, इधर आपका नदी, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इस तरह बनाता हूँ डायग्राम, समझना बात को। इधर आपका नदी वगैरह बह रहा था ऐसा, आप इंजीनियर थे, मान लो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, बहुत माल पानी कमाया, बहुत माल पानी कमाया, अब मूड हुआ कि भाई ये माल को आप क्या करें, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और तुम गए मस्त नदी किनारे, तुम सोच रहे हो कि मस्त घर बना देंगे एक नदी के किनारे, पूरा व्यू, मतलब मजा आनंद लेने वाला चीज है? तुम गए यहाँ सीधा कंस्ट्रक्शन कर दिए, मस्त व्यू पॉइंट वाला घर बना दिए, क्या होगा, बाढ़ आएगा, बह के निकल जाएगा और पैसा गया, इधर उधर का कमाया पैसा इधर उधर चला गया। सो इसलिए ऐसा नहीं करते। क्या करते, मान लो इस तरह के कंडीशन में अगर कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सीट पाइल देते हैं। क्या देते हैं, सीट पाइल, समझो बात को। हम यहाँ पे दे रहे होते हैं सीट पाइल, सीट पाइल दिया, सीट पाइल देने के बाद या मिट्टी भी फिल कर देंगे भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सीट फाइल दिया, मिट्टी फिल किया, मिट्टी जो फिल किया ऐसे लूज नहीं, उसको कॉम्पैक्ट किया, सब कुछ किया, है ना, एक ग्राउंड बनाया। इसके ऊपर भाई ने बढ़िया फिर घर बनाया, पैसा लगा तो थोड़ा और लगा दो ताकि कभी फेलियर होने का चांसेस ना हो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर आपने घर बनाया मस्त, और यहाँ से तुम व्यू पॉइंट ले रहे हो, ये मान लो बालकनी तुम्हारा, यहाँ पे खड़ा होके मस्त हाथ हिला रहे हो, देख रहे हो, और इधर मान लो ये नदी का पानी है, इधर नौका भी निकल रही है ना। तो बोट में जाने वाले लोगों को मस्त हाथ वाथ मार रहे हो, आराम से दिखा रहे हो। तो ये सीट पाइल है। तो ये सीट पाइल में यहाँ पे देखो, क्या ये अर्थ प्रेशर आ रही है, इधर आएगी। तो ये जो अर्थ प्रेशर आएगी तो समझना, ये जो प्रेशर है इस तरफ क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली नथिंग, इधर कुछ भी है, नथिंग। ये आपका ग्राउंड लेवल अगर है, समझना बात को, ये अगर ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, है ना। तो ग्राउंड लेवल, तो सीट पाइल की इधर नथिंग का ग्राउंड लेवल के ऊपर, लेकिन ग्राउंड लेवल के नीचे सीट पाइल की इधर भी सॉइल है, इधर भी सॉइल है, दोनों बगल सॉइल है।
अभी समझ लो बात को। इस तरफ ये मान लो सीट पाइल है, इस तरफ से, ठीक है, इधर से, जिधर से मिट्टी है उधर से एक प्रेशर लगेगा, इधर है नथिंग। तो क्या ये सीट पाइल ऐसे बेंड होने का, ऐसे रोटेट होने का कोशिश नहीं करेगा? जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो समझो बात क्या हो रहा है। इधर जो मिट्टी है ये सीट पाइल के साथ आगे जा रही है। नीचे ग्राउंड लेवल, यहां पर कहीं पर ग्राउंड लेवल ऐसे गया है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे जो सीट पाइल वाला पोर्शन है ये क्या कर रहा है, मिट्टी को उल्टा दबा रहा है। मिट्टी को, इस वाले सॉइल को ये दबा रहा है ना, इस वाले सॉइल को आपको ये दबाते हुए नजर आ रहा है ना, कि सॉइल प्रेस हो रही है। मतलब जो सीट पाइल है ये टुवर्ड्स सॉइल मूव कर रहा है। द वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स सॉइल। इस तरफ अगर मूव कर रहा है मतलब इधर से कोई ना कोई प्रेशर लगाना चाहिए। तो इधर से जो यहाँ पे प्रेशर आती है, यहां से जो इधर से जो प्रेशर आती है ये आती है पैसिव अर्थ प्रेशर। इसको हम बोलते हैं पैसिव अर्थ, PASSIVE। पैसिव अर्थ प्रेशर। और ये जो प्रेशर है इसको हम कहेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। समझ रहे हो बात को? बेसिक बेसिक चीज समझो। एक्टिव अर्थ प्रेशर का मतलब क्या है? एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में देखो, अभी डीप जाएंगे लेकिन बेसिक एक ओवरव्यू ऊपर ऊपर समझो। एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में जो रिटेनिंग वाल है वो पीछे जो बैकफिल मटेरियल है इससे दूर जाएगा। जो बैकफिल मटेरियल है इससे दूर जाएगा, देखो इस तरफ जा रही है तो बैकफिल मटेरियल से दूर जा रही है, तो वो एक्टिव स्टेट होता है। पैसिव स्टेट मतलब बैकफिल मटेरियल के तरफ जा रही है। देखो यहाँ नीचे बैकफिल मटेरियल क्या है, ये वाल के पीछे जो मटेरियल उसको बैकफिल मटेरियल बोल रहा हूँ। ऐसे अगर हो रहा है तो ये ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो पोर्शन है ये बैकफिल मटेरियल के तरफ प्रेस हो रही है। अगर बैकफिल मटेरियल की तरफ प्रेस हो रही है मतलब वाल इधर जा रहा है, तो ये मिट्टी ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ये मिट्टी ऊपर जाएगा। एट द सेम केस ग्राउंड लेवल के ऊपर तुम सोचो जो एक्टिव अर्थ है, मतलब एक्टिव, जहां पे एक्टिव रीजन है वहां पे क्या, अगर वाल ऐसे जा रहा है तो ये मिट्टी जो ऊपर था ये ऐसे नीचे स्लाइड करेगा, ये ऐसे नीचे स्लाइड करेगा, और इधर वाला मिट्टी जहां पैसिव वाले जोन में ये ऊपर स्लाइड करेगा। समझ रहा है? मिट्टी का मूवमेंट ध्यान देना। क्यों? मिट्टी अगर खिसक रही है या फिर इधर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो किसी एक प्लेन पे हो रही होगी। कोई एक प्लेन होगा जिस प्लेन के ऊपर ये मिट्टी स्लाइड कर रही होगी नीचे या ऊपर जा रही होगी, उस प्लेन के अलावा मिट्टी जा रही होगी ना, नीचे आ रही होगी या ऊपर जा रही होगी। वो प्लेन को हम फेलियर प्लेन कहते हैं। तो फेलियर प्लेन पे मिट्टी नीचे खिसक रही है या इधर जा रही है, जिधर भी जा रही है मिट्टी का मूवमेंट हो रहा है। तो मिट्टी का मूवमेंट को रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां पे क्या डेवलप होना चाहिए? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। और जब तक शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अपना मैक्सिमम नहीं पहुंच जाता तब तक तो ये सॉइल स्टेबल रहेगा, तब तक सॉइल स्टेबल रहेगा, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। तब तक सॉइल स्टेबल रहेगा जब तक सॉइल अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ फेलियर प्लेन पे मोबिलाइज नहीं कर देता। बट जैसे ही मैक्सिमम मोबिलाइजेशन खत्म हो गई उसके बाद भी और प्रेशर लग रही है तो उसको वो झेल नहीं पाएगा, सॉइल विल फेल। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अभी और डिटेल में बताएंगे, इसका पिक्चर बनवा के, टेंशन मत लो। एक्टिव केस, पैसिव केस, तो बस दिमाग में डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बात डाल रहा हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल बना लो आप, ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल बना लो। कैसे करोगे? ऐसे करो, सुनो, ये लिखो रिवर, ये लिखो बोट, ये लिखो पीयूष सर, मैं ही हूं। ठीक है, और ये बना लो हाउस। अरे बचकानी चीजें, ठीक है, बना लीजिए। इसका लिखिए सीट पाइल, आप हेडिंग डालिए अर्थ प्रेशर थ्योरी, चैप्टर का नाम लिखिए अर्थ प्रेशर थ्योरी। ये फोटो पहले आप अपना कॉपी में बना लीजिए। ओके, इस फोटो को बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव का थोड़ा आइडिया लग गया आपको।
अगर बैकफिल मटेरियल जो है, बैकफिल मटेरियल से सॉइल, बैकफिल मटेरियल से वॉल दूर भागेगा एक्टिव, बैकफिल मटेरियल की तरफ भागेगा पैसिव। समझ में आ रहा है? अब सुनो बात, यहीं पे एक आइडिया और देता हूं, ये सब लिखवाऊंगा, लॉजिक लॉजिक पकड़ो, ये सब लॉजिक नहीं होता लोगों के पास, मैं दे रहा हूं, सुनो बात। एक्टिव केस मतलब बैकफिल मटेरियल इधर है, सिर्फ अब इंडिपेंडेंट सोचो, इंडिपेंडेंट, खाली एक्टिव के बारे में सोचना, पैसिव वैसिव नहीं सोचना, एक्टिव मतलब यही मान लो ये पूरा का पूरा वॉल है, ये पूरा का पूरा वॉल है यहाँ से एक्टिव के, और इधर क्या है बैकफिल मटेरियल, इस तरफ क्या है मिट्टी, इस तरफ मिट्टी। एक्टिव केस में मैंने क्या बोला, वॉल जो है ऐसा, मतलब बैकफिल मटेरियल से दूर गया, तो ये इधर जो मिट्टी है ये भी वॉल के ऊपर आएगा, वॉल के ऊपर आएगा, और वो एक पर्टिकुलर प्लेन होगी, उस प्लेन पे स्लाइड करता हुआ ये दीवार के ऊपर ही तो पूरा मिट्टी आएगा, है ना, एक पर्टिकुलर प्लेन होगा यहाँ पे जिसको हम कहेंगे फेलियर प्लेन, वो प्लेन के ऊपर से मिट्टी स्लाइड करके दीवार के ऊपर ही आएगा। ठीक, मिट्टी क्या होता है यार, दाना 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 दाना, पार्टिकल्स 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 होता है, यही होता है ना। तो समझो, जब इस तरह से वॉल आपका घिसका तो मिट्टी क्या हो रहा है, मिट्टी स्लाइड कर रहा है, मतलब मिट्टी का जो पार्टिकल्स उनके बीच वो एक दूसरे से अलग होते हुए आ रहे हैं, मतलब एक तरह का यहाँ पे एक्सपेंशन वाला इफेक्ट है, एक तरह का मतलब टेंशन वाला इफेक्ट है, समझिए। लेकिन पैसिव के केस में समझना, पैसिव के केस में क्या हो रहा है, ये वॉल है, ये बैकफिल मटेरियल, पैसिव के केस में मैंने क्या बोला, वॉल बैकफिल मटेरियल की तरफ दबेगा, ऐसा दबेगा, तो मतलब ये क्या कर रहा है, मिट्टी को और दबा रहा है, मिट्टी को और दबा रहा है। जब ये मिट्टी को और दबा रहा है तो मिट्टी और दबेगा यार, आराम से दबेगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दबेगा, क्यों दबेगा, क्योंकि उनमें वॉइड्स हैं पहले से, वॉइड वगैरह है, सब कुछ है, तो वो जब दबेगा तब तक जब तक वो वॉइड सब कुछ फिल हो जाएगा, फिर और दबाओगे तब भले नहीं झेल पाएगा, शियर में फेल हो जाएगा। मतलब पैसिव स्टेट में जो प्रेशर लग रही होगी वो प्रेशर मिट्टी काफी ज्यादा तक झेल सकती है, मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर विल बी हाई एज कंपेयर टू एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्यों एक्टिव केस में, क्यों, जैसे ये तुम्हारा वॉल है, जैसे ऐसे थोड़ा सा घिसका तो पूरा का पूरा मिट्टी भरभरा के गिर जाएगा ना तुरंत, मतलब कम डिफॉर्मेशन पे फेल हो जाएगा, लेस डिफॉर्मेशन पे ही खत्म, लेस डिफॉर्मेशन, या डिफॉर्मेशन क्या, डिफॉर्मेशन मतलब अभी तुम्हारा रिटेनिंग वाली यहीं पर है, इसके पीछे पूरा मिट्टी है ना, यहां तक मान लो मिट्टी है बैकफिल मटेरियल, तो रिटेनिंग वाल ऐसे हुआ थोड़ा सा, तो जो पहले मिट्टी का लेंथ इतना था, अब मिट्टी यहां तक घिसक गया, तो वर्टिकल से इतना, तो ये इतना घिसका ना, तो दिस डेल्टा एल बाई द लेंथ, वो स्ट्रेन का वैल्यू तुमको दे देगा। तो एक्टिव केस में कम स्ट्रेन पे ही फेलियर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स पहले से एक दूसरे से अलग अलग है, अब ऐसे घिसका तो वो तुरंत सारा का सारा मिट्टी भरभरा के गिर जाएगा वॉल के ऊपर, फेलियर आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू पैसिव अर्थ प्रेशर से काफी कम होती है। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अभी हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट जो होता है उससे कम होता है एक्टिव, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट से ज्यादा होता है पैसिव। सब कुछ लिखवाऊंगा जो जो बात कर रहा हूं, बस लॉजिक कुछ कुछ बता रहा हूं, है ना, कनेक्टिविटी बना रहा हूं, उसको सुनते चलो देखते चलो। ये बना लिया, उम्मीद करते हैं आपने वो वाला डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। उसके आगे लिखना चालू करिए, पहला हेडिंग दिया होगा आपने अर्थ प्रेशर थ्योरी, फिर वो डायग्राम बना लिया होगा, उसके आगे ये लिखना चालू करिए। In designing of retaining wall, sheet pile and other earth retaining structure, the pressure exerted by retained earth material on structure is also considered. Okay, sliding, overturning, है ना, इसलिए उनको कंसिडर करना पड़ता है। This pressure exerted by retained material on soil or on the structure is termed as earth pressure. इसी प्रेशर को हम अर्थ प्रेशर कहते हैं। The retained wall, the retaining wall is used to retain earth, या उसको हम बैकफिल मटेरियल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सॉइल है ना, इसको हम, ये जो सॉइल है इसी को हम कहते हैं बैकफिल मटेरियल, बैकफिल 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 मटेरियल, ठीक है। एंड क्या करता है, मेंटेन द ग्राउंड सरफेस एट डिफरेंट एलिवेशन। आप देख रहे हैं वॉल के एक तरफ ग्राउंड लेवल कहीं और, वॉल के दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल कहीं और, ओके।
and maintain the ground surface at different elevation on either side of it. Material retained on structure is termed as backfill material which may have horizontal top या inclined. तो ये जो हॉराइजेंटल टॉप, जैसे दूसरे वाली फिगर में, ये जो हॉराइजेंटल टॉप, इसके नीचे का जो सॉइल है इसको आप बैकफिल कह दीजिए, और ये जो इंक्लाइंड पोर्शन में जो मिट्टी आ रही है, इस वाले रीजन में जो मिट्टी आ रही है ये वाला, इसको ना हम सरचार्ज कह देते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज सरचार्ज. ध्यान रखना, ठीक है. इसको हम एज ए सरचार्ज, एक्स्ट्रा लोड, सरचार्ज मतलब क्या, एज ए एक्स्ट्रा लोड हम कंसिडर कर लेते हैं. समझ में आ रही है? चलो इसके आगे लिखो, सीधी सीधी बात थी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर. हमारे पास 3 तरह के अर्थ प्रेशर होते हैं. कौन कौन से? पहला लिखिए अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, एक्टिव अर्थ प्रेशर, और तीसरा लिखिए पैसिव अर्थ प्रेशर. ये लिख लिया. इसके बाद हेडिंग डालो, पहला अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. लिखिए, अभी समझाते हैं, समझ में आ जाएगा. अभी इसका पूरा एनालिसिस इसी का करना है अपने को, है ना. अर्थ प्रेशर एट रेस्ट लिखिए. इफ द वॉल इज रिजिड, वॉल इज रिजिड कहने का मतलब है आपने भारी भरकम वॉल बनाया. भारी भरकम वॉल मतलब वॉल में कोई डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा, पूरा रिजिड है. जैसे कि बेसमेंट, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, है ना, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट वगैरह देखते हैं तो उसका बेसमेंट होता है. तो जो बेसमेंट वॉल होता है ना, वो काफी रिजिड हम बनाते हैं. ठीक है. तो इफ वॉल इज रिजिड एंड अनयील्डिंग, मतलब अनयील्डिंग कहने का मतलब है उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ये अंग्रेजी का शब्द ध्यान रखना, किसके लिए? रिजिड मतलब पूरा भारी भरकम वॉल बना रहे हैं, उसका मतलब हम रिजिड कहते हैं. अनयील्डिंग मतलब उस वॉल में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं है. वॉल किसी भी तरह से मूव नहीं करेगा, किसी भी तरह से डिफॉर्म नहीं करेगा. जब वॉल किसी भी तरह से डिफॉर्म नहीं करेगा तो ये वॉल जो मिट्टी को रोक रखा है, क्या उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन होगी? नहीं. तो वो मिट्टी किस कंडीशन में हुआ? रेस्ट कंडीशन में. तो उस पर्टिकुलर रेस्ट कंडीशन में जो लैटरल अर्थ प्रेशर वो मिट्टी उस पर्टिकुलर वॉल पे लगा रही होगी, दैट प्रेशर इज टर्म्ड एज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन. और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में सॉइल में किसी भी तरह का फेलियर नहीं होता, किसी भी तरह का शियर डेवलप नहीं होता इन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन. ठीक है. इन पॉइंट्स को भी अभी लिख लेंगे आगे. लिखिए, if the wall is rigid and unyielding, then soil retained by it is in state of rest and there is no deformation and displacement of soil mass. सॉइल रेस्ट में तो किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है सॉइल मास का. दैट इज नो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सॉइल मास. कॉन्ट्रैक्शन इन दिस सेंस जब पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है, मतलब अर्थ फिल के तरफ वॉल जा रही है तो कंप्रेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से हम कह रहे हैं. एक्सपेंशन मतलब जब एक्टिव वाला स्टेट है ना, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उसको एज ए एक्सपेंशन हम कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर? So there is no contraction or expansion is observed. That is, there is no any strain. जब contraction नहीं, expansion नहीं, तो किसी भी तरह का strain होगा ना. तो there is no any strain in soil mass in any direction, किसी भी direction में नहीं, है ना. Pressure exerted by soil mass at this condition is termed as earth pressure at rest. और एक पॉइंट इसमें जोड़ो कि तीसरा, at rest condition, there is no shear stress developed in soil. There is no shear stresses acting in soil. shear stresses, ये समझ में आएगा. ये पॉइंट तब समझ में आएगा जब हम एक्टिव या पैसिव डिस्कस कर लेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा. ठीक है. At rest condition there is no shear stress is developed in soil. ठीक, बस यही पॉइंट आप लिख लो. अर्थ प्रेशर रेस्ट का जो एग्जांपल है वो क्या है? एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. ठीक है. या लिखो नीचे एग्जांपल. जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का, वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? पहला समझो, पहला एग्जांपल बेसमेंट वॉल. बेसमेंट, देखिए सुनिए बात, यहाँ पे देखो डायग्राम समझ रहा हूं. ये मान लो बाबू तुम्हारा ग्राउंड लेवल है. ठीक है. ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल के ऊपर भारी भरकम मस्त बढ़िया 10 मंजिला 15 मंजिला स्ट्रक्चर तुमने बना रखा है, लेकिन उसके नीचे बेसमेंट होता है ना, जहाँ पार्किंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, या बेसमेंट में भी
कोई कोई अलग से हॉल बना लेता है। जैसे तुम देखोगे कोई कोचिंग, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कभी गए हो, है ना, बड़ा बड़ा जैसे दृष्टि या फिर और कोई यूपीएससी के लिए जो पढ़ाते हैं, उनका देखिएगा बेसमेंट में 2-3 हॉल रहता है, वहां पर वो क्लासेस लेते हैं। तो जगह बचाने के लिए, है ना, तो बेसमेंट में भी, तो बेसमेंट क्या है, जमीन के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे हम बनाते हैं। तो बेसमेंट जब बनाओगे तो तुमको वॉल देना पड़ेगा। तो ये जो बेसमेंट वॉल है, दिस बेसमेंट वॉल, इसको काफी रिजिड बनाया जाता है, भारी भरकम बनाया जाता है। ठीक है, इस वॉल को ऐसा बनाया जाता है कि इस पे, इसका मतलब काफी रिजिड, कि इसका कोई डिफॉर्मेशन वगैरह ना हो, है ना, इतना रिजिड बनाया जाता है। जब इसका कोई डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा, क्यों, देखो यार ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वॉल के ऊपर ही पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। तब नीचे का ही नींव हिलने डुलने लगेगा, अगर समझो, तो यार ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, है ना, लॉजिक। इसलिए हम इसको कंप्लीटली पूरा रिजिड बनाते हैं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कोई मतलब हिल डुल नहीं, इस तरह से। तो ये जो बेसमेंट वॉल है, ये फ्री स्पेस है। ये क्या है, फ्री स्पेस, ये तुम्हारा फ्री स्पेस, समझ रहे हो ना। दिस इज योर स्ट्रक्चर, या सुपर स्ट्रक्चर कह लो, सुपर स्ट्रक्चर। तो ये जो बेसमेंट वॉल है, इसके अगल बगल ये क्या है, सॉइल, ग्राउंड लेवल के नीचे। तो ये सॉइल या फिर बैकफिल मटेरियल आप इसको कह लेंगे ना, सॉइल या फिर बैकफिल मटेरियल। तो ये भी एक तरह का प्रेशर लगा रहा होगा। तो वो जो प्रेशर है वो होगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्यों, क्योंकि ये वॉल रिजिड है, तो इसका कोई मूवमेंट नहीं, तो इसके पीछे जो इसने अर्थ को रिटेन कर रखा है उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं, तो ना एक्टिव स्टेट ना पैसिव स्टेट। तो योर सॉइल मास इज इन रेस्ट कंडीशन। सो उस वक्त जो लैटरल प्रेशर अर्थ के द्वारा इस वॉल के ऊपर लग रही होगी, लैटरल प्रेशर, ध्यान रखना, लैटरल डायरेक्शन, हम वर्टिकल का बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्टिकल का बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लैटरल। तो ये जो लैटरल प्रेशर लगा रहा होगा ये पर्टिकुलर सॉइल इन वॉल के ऊपर, इसे हम कहेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ बेसमेंट, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल इसको लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ब्रिज, ब्रिज का अबटमेंट वॉल, सुनना बात, डायग्राम बनाओ, देखो दूसरा एग्जांपल, ब्रिज अबटमेंट वॉल। ब्रिज अबटमेंट वॉल, अबटमेंट वॉल मतलब क्या होता है, देखो ये तुम्हारा रिवर है, मान लो ये क्या है, आपका रिवर है। तो रिवर वगैरह के अक्रॉस ही ब्रिज डालते हैं ना। तो रिवर बैंक के ऊपर यहां पर एक भारी भरकम वॉल हम देते हैं, है ना। तो ये जो वॉल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर योर अबटमेंट वॉल्स, अबटमेंट वॉल, ठीक है। और अगर ब्रिज का जो स्पैन लेंथ है वो अगर काफी ज्यादा है, मान लो ब्रिज का स्पैन लेंथ अगर काफी ज्यादा है, तो बीच में भी पियर वगैरह आप दे सकते हो। मान लो स्पैन लेंथ कम है, ठीक है, तो बस अबटमेंट वॉल दिया, यहाँ पे तुम्हारा व्हीकल चल रहा है, मस्त फरारी लेके जा रहे हो जो भी है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, दिस आर दी अबटमेंट वॉल। ये काफी भारी भरकम होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं। आपने अगर कंस्ट्रक्शन देखा है तो कहीं देखिएगा, नहीं तो गूगल पे फोटो देखिएगा। अबटमेंट वॉल जो होती है ना, उसकी फाउंडेशन वगैरह भी काफी बड़ी होती है, मतलब उसका वेट भी काफी बड़ी होती है। एक तरह से हम मतलब कहने का मतलब रिजिड बनाने का कोशिश करते हैं। प्लस दूसरा चीज ये होता है इसमें, ये मान लो रिवर बैंक ये ग्राउंड लेवल था, है ना, दिस इज ग्राउंड लेवल, तो इधर भी सॉइल है, इधर भी सॉइल है, इधर भी सॉइल, इधर भी सॉइल। कहने का मतलब है ब्रिज के ऊपर जब लोड आएगी तो वो लोडिंग की वजह से ये अबटमेंट वाला आपको लग रहा है कि इधर ऐसा चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, इधर मिट्टी, इधर से गाड़ी गई तो लगेगा कि इधर चले जाना चाहिए, नहीं जा पाएगा, इधर भी मिट्टी, है ना। तो अबटमेंट के केस में हम बैक फिलिंग भी करते हैं, मतलब जब भी अबटमेंट बनाएंगे, इमेजिन करो ना, अबटमेंट तुमने बनाया, उस तरफ तो मिट्टी है ही, इस तरफ भी मिट्टी हम जानबूझ के भर देते हैं, अच्छे से कॉम्पैक्ट करके मिट्टी भर देते हैं, स्टोन पिचिंग कर देते हैं, है ना, मटेरियल को इस तरह दूसरी तरफ भी भर देते हैं। तो इसलिए ना ये वाल इधर जा पाएगा ना ये वाल इधर आ पाएगा। सो इसलिए ब्रिज के जो अबटमेंट होते हैं वहां पर जो इसके ऊपर अर्थ प्रेशर लग रहा होता है,
वो कौन सा अर्थ प्रेशर लग रहा होता है? अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे हैं, है ना, ये एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, ऐसे यूं ही नहीं लिखवा रहा हूं। बेसमेंट वाल ध्यान रखना, ब्रिज अबटमेंट ध्यान रखना, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाला कंडीशन पूछता ही, ये पूछता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए कि यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर लगता है, और बहुत जगह क्वेश्चन में भी आंसर पैसिव दे रखा होता है रियल टाइम एग्जामिनेशंस का, बट उसको चैलेंज करके गलत कर दिया जाता है, खास करके अबटमेंट वाले केस में। क्यों लग रहा है ना, इधर भी मिट्टी है तो ये दबेगा, और मिट्टी को दबा रहा है, मिट्टी की तरफ वाल जा रही है, लेकिन वो जाएगी नहीं, क्यों, इस तरफ मिट्टी है इसलिए वो उसको ब्लॉक कर रहा है, वाल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अबटमेंट वाल को भी हम काफी रिजिड बनाते हैं, समझिए बात को, है ना। तो इसका भी कोई मूवमेंट हम होने नहीं देना चाहते, इस काफी रिजिड बनाते, भारी भरकम बनाते हैं। समझ में आ रहा बात? ओके, इसको बना लीजिए, ये समझ गए ना। तो अबटमेंट वाल, दूसरा बेसमेंट वाल। इस केस में जो अर्थ प्रेशर लग रही होगी वाल के ऊपर, दैट विल बी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, बनाओ डायग्राम। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। यहाँ लिख लो, बीच में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। रिवर, ठीक है, रिवर, ये लिख लो। ब्रिज, ये ब्रिज का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गडर, है ना, एक गडर स्लैब, गडर बोलते हैं इसको, गडर, ठीक है, जिसके ऊपर जो गाड़ी चलता है ना उसको गडर बोला जाता है। और स्पैन अगर ज्यादा है तो बीच में पाया डाल सकते हो, पिलर, ठीक है, उसका भी फाउंडेशन बड़ा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अबटमेंट वाल काफी लंबी चौड़ी बनती है, समझ गया। मान लो एक रिटेनिंग वाल है, सबसे पहले हम अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाला एनालिसिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये रिटेनिंग वाल है बाबू तुम्हारा, ये कोई हार्ड स्ट्रेटा है ना, उसके ऊपर रिटेनिंग वाल तुमने खड़ा कर रखा है। मान लो h हाइट का ये आपका रिटेनिंग वाल है, ठीक है। इधर आपका सॉइल, इधर आपका सॉइल मास, दिस इज योर सॉइल मास, ये आपका ग्राउंड लेवल। तो मैं क्या करूंगा, रिटेनिंग वाल से चिपका हुआ कहीं पर एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, लेट्स सपोज एक सॉइल का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, है ना, एक पर्टिकुलर ये सॉइल का जो एलिमेंट है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, इस एलिमेंट का एनालिसिस करूंगा। तो इस एलिमेंट को मैं, इसी एलिमेंट को अगर बाहर निकालूं, तो ये एलिमेंट थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं तो एलिमेंट ऐसा कुछ दिख रहा होगा, समझो बात को, बात समझना बाबू। लेट्स सपोज ये जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, एक कोई पर्टिकुलर स्मॉल डेप्थ एच पे कंसीडर किया हूं, एक पर्टिकुलर कोई स्मॉल डेप्थ एच पे कंसीडर किया हूं। ये जो सॉइल है इसका यूनिट वेट, लेट्स सपोज सिंपली मैं भी गामा कह रहा हूं, है ना, और कोई कंडीशन में अभी फिलहाल लगा नहीं रहा कि सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, क्या ऐसा ऐसा कुछ नहीं लगा, जस्ट यूनिट वेट गामा कह रहा हूं। तो मुझे ये बताओ, जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा या वर्टिकल प्रेशर होगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, वो कितना होगा, इसको सिग्मा बी इक्वल टू, ये होगा आपका गामा इंटू एच, ये बात साफ है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन से इस पर्टिकुलर डेप्थ पे जो प्रेशर लग रही होगी या जो स्ट्रेस लग रही होगी इस पर्टिकुलर सॉइल एलिमेंट के ऊपर, वो लग रहा होगा गामा इंटू एच। लेकिन क्या लैटरल डायरेक्शन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉइल एलिमेंट के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही होगी सिग्मा एच जिसको मैं कहूंगा, क्या वो भी गामा एच के बराबर होगा? सॉइल के केस में नहीं होगा। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम देखोगे तो अगर पानी है ना, जैसे डैम होता है तो डैम के पीछे पानी होता है, तो पानी में किसी एक पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर डेप्थ पे कोई एक वाटर पार्टिकल का प्रेशर अगर हम देख रहे हैं डैम बॉडी के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर डेप्थ पे वर्टिकल प्रेशर जितना, लैटरल भी उतना। क्यों? वहां पास्कल लॉ लग जाती है कि वाटर प्रेशर सेम होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहां पास्कल लॉ लग जाती है। इसलिए पानी के केस में यह चीज तो संभव है कि जो सिग्मा वी होगा वही सिग्मा एच के बराबर है, क्योंकि वहां पास्कल लॉ लग जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में।
बट सेम चीज सॉइल मैकेनिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। सॉइल आपका फ्लूइड नहीं है, सॉइल अलग चीज है, सॉलिड सॉलिड आइटम है, या पॉइजन इफेक्ट वगैरह आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो लेट्स सपोज कि म्यू जो है, म्यू इस पर्टिकुलर सॉइल मास का पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो, सॉइल कंप्लीटली इलास्टिक तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉइल, इसको मैं सिंपली ई लिखता हूं, एंड इट इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल मास। ओके, तो दैट इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, इसको 3D में 3D एलिमेंट लिया ना, इधर से भी देख लो, इधर से भी जो लग रहा होगा आपका, वो लग रहा होगा क्या, सिग्मा एच, है ना, सिग्मा एच इमेजिन हो रहा है, इधर से उधर से सिग्मा एच। अब इस पे देखो, इस एलिमेंट के ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं चारों बगल से, वो कंप्रेसिव है, एक वर्टिकल और लैटरल। ठीक है, हमने कंप्रेसिव नेचर का कंसीडर कर रखा है और लग भी रहा है। ओके, अब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कंडीशन हम एनालिसिस करना है हमको। मतलब ये सॉइल रेस्ट कंडीशन में है, ये कोई रिजिड वाल है, जैसे बेसमेंट वाल का एग्जांपल ले लो, इसके पीछे जो बैकफिल मटेरियल, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बैकफिल मटेरियल, है ना, दिस इज योर बैकफिल मटेरियल। ये एकदम रेस्ट कंडीशन में है बाबू। अगर रेस्ट कंडीशन में है तो कोई मूवमेंट नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं। जब रेस्ट ही बोल दिया तो बात ही खत्म, तो कोई स्ट्रेन वगैरह नहीं। लैटरल डायरेक्शन, चूंकि हमको लैटरल प्रेशर वगैरह निकालना है, तो लैटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन होगा, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन होगी नहीं होगी। जब लैटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन नहीं होगी, तो अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें कि इन लैटरल डायरेक्शन टोटल स्ट्रेन इक्वल टू 0, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। क्या, सिग्मा बी और सिग्मा एच के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होकर निकल के आएगा। अगर मैं इक्वेशन अप्लाई करूं कि लैटरल स्ट्रेन इज 0, तो रिलेशनशिप क्या, सिग्मा बी और सिग्मा एच के बीच में रिलेशनशिप निकल के आएगा, तो वो निकालना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने आपको पढ़ा दिया है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, बताया है, इसलिए बताया, जितना जरूरत था हमको हमने बता दिया है। ओके, चलो इसको बना लो। अभी हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लगाएंगे इन लैटरल डायरेक्शन। आप भी लगा लो, पॉइजन रेशियो म्यू है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ कैसे लगेगा, इक्वेशन जो बनेगा अभी देखते हैं। उसको बना लिया आपने, आगे लिखिए, एज देयर इज नो स्ट्रेन इन सॉइल मास, hence total strain must be 0, so therefore in lateral direction also strain must be 0. So by using the generalized Hooke's law concept, देखो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ जब हमने आपको बताया था, जो स्ट्रेसेस हमने दिखाया था फेसेस के ऊपर, जो 3D एलिमेंट थी स्ट्रेस एलिमेंट, उसमें जो स्ट्रेसेस हमने दिखाया था टेंसाइल दिखाया था, बट यहाँ पे स्ट्रेसेस क्या है, कंप्रेसिव, तो नेगेटिव साइन यूज होगा, है ना। तो माइनस सिग्मा एच, लैटरल डायरेक्शन मतलब सिग्मा एच के डायरेक्शन में, माइनस सिग्मा एच डिवाइडेड बाई ई, प्लस देखो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का जो बेसिक हमने आपको फॉर्मूला बताया था, याद दिला देता हूं। ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेस एलिमेंट हमने आपको दिखाया था इस तरह से, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, इसको हम ऐसे कहते थे। उसके बाद लेट्स सपोज सिग्मा 1 के डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन लिखना था, तो आप लिखते थे सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। याद करो, याद करो, लिखते थे। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा, मिटाता हूँ, ये चीज लिखा हुआ आपके कॉपी में सोम में, है ना, सोम पढ़ा दिया ये सब। माइनस सिग्मा एच बाई प्लस कंप्रेसिव है, यहाँ पे सब कंप्रेसिव है, तो प्लस सिग्मा वी, एक मिनट, म्यू सिग्मा वी बाई ई, फिर प्लस म्यू सिग्मा एच बाई ई। कोई भी लैटरल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, कोई भी एक लैटरल डायरेक्शन, मतलब जो हमको हमारा इंटरेस्टेड है, कौन सा, ये वाला, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, सिग्मा एच का डायरेक्शन है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको जरा सिंप्लीफाई करो बाबू, क्या आएगा इक्वेशन,
इसको जरा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट निकल जाएगा कि सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। निकल के आएगा रिलेशन, तो ये निकल के आया, माने कि ये जो भी सॉइल, इसका जो भी पॉइजन रेशियो रहेगा, है ना, अगर वो पॉइजन रेशियो हमको मालूम हो गया तो एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ, जिस पर्टिकुलर डेप्थ पे तुम वर्टिकल प्रेशर देख रहे हो, उसी पर्टिकुलर डेप्थ पे लैटरल प्रेशर कितना है, इसके बीच का रिलेशन एट रेस्ट कंडीशन हमको पता चल गया। क्या? म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू सिग्मा वी। म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल। सुनना बात, अभी म्यू का वैल्यू क्या? कांस्टेंट। तो म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू का वैल्यू क्या? कांस्टेंट। टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या? म्यू। सो म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू भी टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू जो है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट फॉर लैटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। इसको हम लिखते हैं के नॉट सिग्मा बी। दिस इज योर इक्वेशन। ये के नॉट क्या है? कोफिशिएंट, ओके, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट कंडीशन। समझ में आ रहा है? या फिर कोफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, क्योंकि यहाँ अर्थ प्रेशर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अर्थ प्रेशर वर्टिकल नहीं, हम बात ही कर रहे हैं लैटरल का। तो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, इसको हम कहते हैं के नॉट। तो ये रिलेशनशिप निकल के आती है हमारे को। तो अगर मेरे को सिग्मा वी का वैल्यू मालूम है, जो कि हम निकालना जानते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सॉइल कंडीशन, चाहे सबमर्ज्ड हो, जो भी हो, सैचुरेटेड हो, सिग्मा वी किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे निकाल लोगे, मालूम है, निकल जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा भी निकल गया। तो सिग्मा भी, ये जो बेसिकली है, ये हम इफेक्टिव स्ट्रेस को लेके चलते हैं। समझ में आ रहा है? बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस को लेके चलते हैं, क्योंकि पोर प्रेशर का भी इफेक्ट हम यहाँ पे हटा रहे होते हैं, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस की हम बात कर रहे होते हैं। तो हम वो निकाल लेंगे, आपको टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर प्रेशर वगैरह सब निकालना मालूम है। हम आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बताएंगे, वहां आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा भी हम निकाल लेंगे किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे। जब सिग्मा भी निकल गया, उस पर्टिकुलर सॉइल का अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाला अगर तुमको कोफिशिएंट मालूम है, के नॉट का वैल्यू मालूम है, तो इजीली तुम सिग्मा एच का वैल्यू निकाल लोगे उस पर्टिकुलर लेवल पे कितना लग रहा है। तो इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे तुम निकाल लोगे सिग्मा किसका? एच का वैल्यू। ये इक्वेशन देखो लीनियर इक्वेशन है क्या? समझो बात को, लीनियर इक्वेशन। क्यों? सिग्मा वी ऊपर एकदम ग्राउंड लेवल पे 0, फिर सिग्मा वी जैसे जैसे नीचे जाओगे सिग्मा वी बढ़ते चलेगा, तो सिग्मा वी की वैल्यू मिलते चल रही है। तो सिग्मा वी का वैल्यू मिलते चल रही है, मतलब सिग्मा एच का भी वैल्यू मिलते चल रही है। तो सिग्मा एच का भी वेरिएशन कैसा होगा? ट्रायंगुलर। ये वाल के ऊपर जो वेरिएशन होगा इसका भी, ये होगा इस तरह से ट्रायंगुलर। यहाँ पे 0 और यहाँ पे एट बॉटम मान लो यहाँ पे सिग्मा वी है, तो के नॉट सिग्मा वी। क्या? सिग्मा एच का वेरिएशन बता रहा हूँ। ये वेरिएशन प्रोफाइल और बनाएंगे आगे अभी। ठीक है, एक आइडिया दिया अभी, ऐसा होगा। इसको मैं बताऊंगा अभी लीनियर इक्वेशन कैसे। अरे इसी इक्वेशन को तोड़ दो ना, के नॉट इंटू सिग्मा वी का क्या? गामा इंटू एच। तो विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ जो इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर हो गया ना भाई, 1 डिग्री। इसी को तोड़ देंगे, इसी इक्वेशन को आगे तोड़ देंगे। मैं इसको लीनियर क्यों लिख रहा हूँ, इसी इक्वेशन को अगर हम आगे तोड़ देंगे तो सिग्मा एच विल बी इक्वल टू के नॉट, ये तो तुम्हारा एक कांस्टेंट है ना, गामा इंटू एच। गामा भी उस पर्टिकुलर सॉइल का कांस्टेंट है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एच 1 डिग्री वेरिएशन है ना, लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात? ठीक है, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए भाई। अब इसी वाले इक्वेशन से, वो जो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ मैंने लिखा था, उसी इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे, अगर मैं उल्टा निकालूं, क्या? मैं पॉइजन रेशियो का वैल्यू निकालूं म्यू,
अगर तुमसे ऐसा पूछ ले तो कैसे लिखोगे, सिग्मा एच डिवाइडेड बाई सिग्मा एच प्लस सिग्मा वी, देखो निकल जाएगा। ओके, ये भी ध्यान रखना, तुमको दे दिया है क्वेश्चन में, पूछ सकता है उल्टा, तुमको सिग्मा एच दे दिया है, लैटरल अर्थ प्रेशर का वैल्यू दे दिया, वर्टिकल का दे दिया किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, और तुमसे बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सॉइल का पॉइजन रेशियो बताओ, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन रेशियो, एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन रेशियो। अपने मन से लिख दिया गया फॉर्मूला, अरे नहीं वही हुक्स लॉ जनरलाइज वाला, यहां से म्यू निकाल लिया बस पूरे इक्वेशन से तो ऐसा निकल जाएगा। ओके, तो ये जो कोफिशियंट है के नॉट जो आपने देखा, कोफिशियंट फॉर लैटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज रेशियो ऑफ व्हाट, आपसे अगर सिंपली पूछे तो रेशियो ऑफ सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, माने कि लैटरल अर्थ प्रेशर बाई वर्टिकल अर्थ प्रेशर। बेसिक समझ में आ रहा है, वर्टिकल अर्थ प्रेशर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, कोफिशिएंट फॉर, ऐसे लिखिए कोफिशिएंट फॉर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट सिंपली, एट रेस्ट, ठीक है। अब समझना बात, लेट्स सपोज एच डेप्थ का ये रिटेनिंग वाल है जैसा पहले कंसिडर किया था, ठीक है, वैसा ही ये कोई हार्ड स्ट्रेटा, ये रिटेनिंग वाल, और ये आपका ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। अभी एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ जेड, कोई भी एक पर्टिकुलर डेप्थ है, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर डेप्थ को मैं कह रहा हूं डेप्थ जेड, इस पर्टिकुलर डेप्थ जेड पे लैटरल अर्थ प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर डेप्थ जेड पे जो लैटरल अर्थ प्रेशर है उसकी वैल्यू है सिग्मा एच। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कंडीशन एनालिसिस करें तो लैटरल अर्थ प्रेशर डिवाइडेड बाय वर्टिकल अर्थ प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू के नॉट, अभी हमने देखा, मींस सिग्मा एच मस्ट बी इक्वल टू के नॉट टाइम्स सिग्मा वी, दैट इज इट मस्ट बी इक्वल टू के नॉट, लेट्स सपोज ये जो सॉइल है इसका यूनिट वेट है गामा, है ना, तो के नॉट इंटू गामा इंटू एच, सॉरी गामा इंटू जेड, this will be sigma h at that particular depth z, and the variation is linear with respect to depth z, linear with respect to depth z। एक इसको ठीक कर लेंगे, अभी फिलहाल अभी दिख रहा होगा लीनियर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ z, लिख लीजिए, लिख लीजिए यहां तक, ये डायग्राम बना के इसको लिखिए, ये डायग्राम बना लो, इसको लिखो। अब देखो, जब तुमको ये पता चल गया, अब मुझे निकालना है सिग्मा एच, तो सिग्मा एच इक्वल टू 0 व्हेन z इक्वल टू 0, ग्राउंड लेवल के ऊपर, सिग्मा एच इक्वल टू के नॉट गामा एच, कब z इक्वल टू एच, क्लियर है। तो जो वेरिएशन प्रोफाइल होगा कैसा होगा, ये देखो, देखो ये जो डायग्राम अभी बनाऊंगा, ये स्ट्रेस प्रोफाइल लैटरल अर्थ प्रेशर का जो प्रेशर प्रोफाइल है ये दीवार के ऊपर है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा दूर में बना रहा हूँ दीवार से हटके, तो ये मत समझना कि दीवार से हटके, ये जस्ट दीवार के ऊपर है, इस तरह से प्रेशर प्रेशर दीवार के ऊपर लग रहा होगा, है ना, जो लैटरल अर्थ प्रेशर है दीवार के ऊपर, टॉप पे 0, फिर धीरे 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 ग्राउंड के नीचे जाओगे तो बढ़ते हुए चल रहा है, ऐसा है ना। तो ये वेरिएशन कुछ इस तरह से तुमको देखने को मिल रहा है, ऐसा ट्रायंगुलर वेरिएशन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के कंडीशन में फेलियर नहीं होता, सॉइल का शियर फेलियर नहीं होता, क्योंकि इसमें सॉइल में शियर स्ट्रेस ही डेवलप नहीं हो रहा होता है,
शियर स्ट्रेस वगैरह कब डेवलप होगा सॉइल में? जब सॉइल में मोशन होगा, किसी तरह का मूवमेंट होगा, तब हम हमारा ध्यान जाना चाहिए कि अच्छा शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और उसको रजिस्ट करने के लिए सॉइल का अपना शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हो रहा होगा फेलियर प्लेन के ऊपर। जब रेस्ट कंडीशन है तो कोई शियर स्ट्रेस वगैरह डेवलप हो नहीं रही है, तो सॉइल का फेलियर वगैरह का कोई सीन नहीं है इधर। समझ गया? तो इस तरह से लग रही होगी यार ये प्रेशर, और ये बॉटम पे मैक्सिमम लेटरल अर्थ प्रेशर का बात कर रहा हूँ अभी। मैक्सिमम लेटरल अर्थ प्रेशर सिग्मा एच बॉटम पे लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू वैल्यू होगी के नॉट गामा एच। दिस इज योर प्रेशर। प्रेशर कहने का मतलब इसका यूनिट किस फॉर्म में होगा? ये जो प्रेशर है इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, इस तरीके से। अरे जो इफेक्टिव अर्थ प्रेशर का यूनिट है या टोटल अर्थ प्रेशर का यूनिट है, वही यूनिट इसका भी होगा, है ना? तो ये प्रेशर है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये निकालना है कि इस वाल के ऊपर, इस रिटेनिंग वाल के ऊपर, दिस इज वाल, दिस इज योर रिटेनिंग वाल, ठीक है? इस रिटेनिंग वाल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, लैटरल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है और कहां पे लग रहा है, ये हमको निकालना है। सो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तुमको मालूम है, वाल के ऊपर इस तरह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, तुमको फोर्स निकालना है, तो तुम क्या करोगे? इसका एवरेज प्रेशर निकालो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से एवरेज प्रेशर निकालो, प्रेशर निकलेगा। इनटू क्या करोगे? ये प्रेशर किसके ऊपर है? ये दीवार के ऊपर, ठीक है? तो इनटू वाल का एरिया, वाल का एरिया कितना? डेप्थ h इंटू अंदर इंटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो भी आपको एरिया दिया रहेगा। बट अब ये वाल तो 1 किलोमीटर का हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, 3 किलोमीटर हो सकता है, तो वो कंसिडर करेंगे क्या? अगर सवाल में दिया है तो करेंगे, नहीं दिया है तो यूनिट थिकनेस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कंसिडर करके हम एनालिसिस करते हैं। समझ में आया? तो एरिया क्या हो गया? h इंटू 1। एवरेज प्रेशर कितना? प्रेशर एट टॉप कितना? 0। प्रेशर एट बॉटम कितना? के नॉट गामा एच। एवरेज प्रेशर कितना? 0 प्लस के नॉट गामा एच डिवाइडेड बाई 2। एवरेज प्रेशर इंटू एरिया h इंटू 1। दिस विल बी दी टोटल फोर्स इन लैटरल डायरेक्शन एक्टिंग ऑन दी वॉल। अब ये कहां पे एक्ट करेगा? ये जो प्रेशर डायग्राम है उसके सीजी पर एक्ट करेगा। ये जो प्रेशर डायग्राम है इसके सीजी पर टोटल लैटरल फोर्स एक्ट कर रही होगी। ये प्रेशर डायग्राम के सीजी पे है ना, टोटल लैटरल फोर्स एफ, एफ लिखता हूं, एफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक्ट कर रही होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी आपका 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। ये कैसे आया समझ में नहीं आया? अभी लिखवा दूंगा इसको, ठीक है, जो चीज अभी बताया मैंने। लेकिन ये इस प्रेशर डायग्राम के सीजी पे एक्ट कर रही है। कहां पर? ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, प्रेशर डायग्राम के सीजी पे। तो इस प्रेशर डायग्राम का सीजी क्या है? अगर तुम बेस से देखोगे, बॉटम से, तो h/3 ट्रायंगल का सीजी है। ऊपर से देखोगे वर्टेक्स से, तो 2h/3। तो ये जो फोर्स लग रही है यार इस वाल के ऊपर, क्या इस वाल को ओवरटर्न कराने की कोशिश नहीं करेगी? सोचो, है ना? तो इसलिए इसको कंसिडर करके हमको वाल को डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन कर देंगे अगर, तो फिर सेफ रहेगा, तो फिर फेलियर वगैरह कुछ कोई सीन नहीं है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। और वो डिजाइन कहाँ करेंगे? आरसीसी में करेंगे, जहां हम मटेरियल को डिजाइन कर रहे हैं, है ना? डिजाइन थ्योरी को यूज करके, चाहे एलएसएम डब्ल्यूएसएम जो भी है, उन थ्योरीज को यूज करके डिजाइन करेंगे उधर। ठीक है, आपका टॉपिक है, टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ाएंगे आरसीसी के अंदर, हम ही बताएंगे आरसीसी के अंदर इन सब चीजों को पढ़ाएंगे, वाटर टैंक वगैरह पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे। ओके, घबराने का नहीं। चलो इसको बना लो। अब ये कैसे आया, है ना? ये एफ एच क्या है? जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। टोटल लैटरल फोर्स एक्टिंग ऑन दी वॉल।
इट एक्ट एट CG of pressure distribution diagram. इसको निकालने का दो तरीका। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट सीधा सीधा ले लो एरिया ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ऐसे निकल जाएगा। कैसे? ये ट्रायंगल था, यहाँ पे लैटरल अर्थ प्रेशर कितना 0, यहाँ कितना K नॉट गामा H, आपने ये देखा था। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया बराबर, मैंने बोला इसका एरिया होता है FH, तो FH इक्वल टू हाफ इंटू ये हाइट कितना है ट्रायंगल का H, बेस इंटू हाइट, तो बेस K नॉट गामा H इंटू हाइट H, यही तो निकला था 1/2। एक मिनट, 1/2 K नॉट गामा H स्क्वायर, ये लगेगा कहाँ? CG ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल, यहाँ पे लग रही FH, बेस से H/3 और ऊपर से 2H/3। पहला तरीका, ये टोटल नेट फोर्स निकालने का। क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं, ये फोर्स बताया, समझ गए? दूसरा जो बेसिक तरीका है, देसी तरीका है ना, जो विजुलाइजेशन में काम आता है, वो कोई तरीका नहीं है, वो कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजों से आती है। सेकंड क्या करना है? ये तुम्हारा वॉल है, ये क्या है? वॉल। अब देखो, वॉल का अगर एरिया दिया है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर तो ठीक है, नहीं तो यहां पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, है ना। और ये तुम्हारा हाइट हो गया H, यही तो है रेक्टेंगुलर वॉल, ठीक है। 1 मीटर लेंथ की हम यहाँ पे वॉल कंसिडर कर रहे हैं। देख लेना यार, डायग्राम अपने हिसाब से बना लेना, मैं जितना हो सका उतना अच्छा बना लिया अपने हिसाब से। अब इस पूरे वॉल पे आपका प्रेशर लग रहा है कुछ इस तरीके से लग रहा है यार, लेटरल अर्थ प्रेशर, ऐसा, यही तो लग रहा है प्रेशर पूरे वॉल के ऊपर, 1 मीटर विड्थ के ऊपर, है ना, इस तरह से प्रेशर लग रही है। समझो, इमेजिन हो रहा है 3D बना रहा हूं, यही तो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, यही तो प्रेशर लग रहा है आपको। तो क्या करो, ये जो लेटरल अर्थ प्रेशर यहाँ पर बॉटम पे, यहाँ बेस पे कितना है? ये है सिग्मा H बराबर तुम्हारा K नॉट गामा H। ऊपर कितना है सिग्मा H बराबर? ऊपर कितना है सिग्मा H बराबर? ये है 0। सो क्या करिए, फोर्स निकालने का तरीका, फोर्स कहां पे लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसके CG पे लग रहा होगा, क्या? FH। तो इक्वल टू कैसे निकालोगे? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ वॉल, जिस वॉल के ऊपर ये लग रही है। तो एवरेज प्रेशर इक्वल टू क्या? सिग्मा H टॉप ले लेता हूं, इसको T लिख देता हूं, ये सिग्मा H बॉटम लिख देता हूं। सिग्मा H T प्लस सिग्मा H बॉटम डिवाइडेड बाई 2 एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ वॉल कितना? थिक हाइट मतलब डेप्थ इंटू थिकनेस, ये तो है एरिया ऑफ वॉल, ये जो डेप्थ तुमको दिख रहा है इंटू थिकनेस। तो ये कंसेप्ट सभी में सेम, एक्टिव में सेम, पैसिव में सेम, रेस्ट में सेम, ये फोर्स निकालने का तरीका है ना, और CG पे एक्ट कर रहा है, ये कंसेप्ट सभी में सेम। क्लियर? तो H इंटू यूनिट थिकनेस मैंने ले लिया है, ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट थिकनेस लिया है 1। अगर ये आपको क्वेश्चन में अलग से इसका वैल्यू दे रखा है तो वो लेंथ अलग से 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर अलग से कंसिडर करके फोर्स निकालोगे, फिर तब तो यही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, पहला वाला कॉन्सेप्ट नहीं। क्योंकि पहला वाला कॉन्सेप्ट तो जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं टोटल फोर्स पर यूनिट वॉल, है ना। अब फॉर्मूला ही देखना जो आया अभी, इसको उसको मैच करवाना देखना,
तो ये क्या हो गया तुम्हारा 0 प्लस के नॉट गामा एच बाई 2 इंटू एच इंटू 1, है ना। तो ये आ गया ना आपका क्या 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर सेकंड कंसेप्ट। अब ये फॉर्मूला मैच कराओ और इससे पहले जो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा एरिया ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसको मैच कराओ। सेम 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया, तो ये आपको क्या दे रहा है, टोटल फोर्स एक्टिंग इन लैटरल डायरेक्शन, ठीक है, पर यूनिट थिकनेस ऑफ वॉल और पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल। पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल आप लिखिए, है ना। तो ये जो है ये है पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल, पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल, कंफ्यूज नहीं होना, लेंथ ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में अगर तुमको वॉल का लेंथ दे दिया है 1 मीटर, तो हम यहाँ एज्यूम करके फॉर्मूला निकाल रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको 10, 15 मीटर, 20 मीटर दे दिया है और तुमको फोर्स निकालनी है ना, तो हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद तुमको मल्टीप्लाई करना होगा 20 मीटर। अगर 20 मीटर लेंथ है तो टोटल फोर्स निकलेगा, नहीं तो फिर ये 1 मीटर के लिए इतना फोर्स, मतलब अगर लेंथ ऑफ वॉल 1 मीटर है तो फिर इतना फोर्स, जो कि क्या लग रहा है, वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के सीजी पर लग रहा है। तो चाहे 20 मीटर के लिए हो, 50 मीटर के लिए हो, कहां लगेगा, वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के सीजी पर ही लगेगा, है ना। मतलब वो पूरा का पूरा जो 20 मीटर के ऊपर जो पूरा पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने अभी आपको इधर दिखाया 3D में एक डायग्राम बनाया, रफली बनाया, आप मेरे से बेहतर बनाए होंगे, है ना। ये पूरा का पूरा एक 3D में एक डायग्राम बनाया, तो ये जो एक ट्रेपेजियम, मतलब सॉरी, ये जो एक ट्रायंगुलर एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वॉल के ऊपर दिख रहा है, उस पूरे का सीजी जो होगा, अगर 2D में तुम देखोगे तो वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का सीजी ही होगा ना, तो वहीं पे लग रही होगी। समझ में आ रही है बात? लिख लीजिए। अब कुछ नोट बना के लिखिए इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ प्योर सैंड, जब तुम्हारा प्योर सैंड है, के नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन फाइव। ये अलग से फॉर्मूला है स्पेशल कंडीशंस के लिए, ध्यान रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है ना। इन केस ऑफ प्योर सैंड के नॉट का फॉर्मूला यूज करोगे 1 माइनस साइन फाइव। फाइव क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ध्यान देने वाली बात, साइन 0 डिग्री कितना होता है भाई, 0। साइन 90 डिग्री 1, मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। साइन का वैल्यू अगर बढ़ेगा, के नॉट का वैल्यू कम हो रहा है। मतलब एज फाई इंक्रीजेज के नॉट डिक्रीजेज, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे, इन केस ऑफ नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले, एनसीसी, नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले मालूम है, कंसिडरेशन चैप्टर से बता रखा, अच्छे से प्यार से समझा रखा, मतलब पहली बार किसी को किसी मिट्टी को दबाया जा रहा है, जो लोडिंग उस पर आ रही है वो पहली बार आ रही है, नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले। के नॉट इक्वल टू 0.19 प्लस 0.233 लॉग 10 आईपी। याद रखना पड़ेगा क्या, हाँ हाँ याद रखो भाई, पूछ लेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये होगा के नॉट का वैल्यू, आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्ले, ठीक। फॉर ओवर कॉन्सनट्रेटेड सॉइल, ओवर कॉन्सनट्रेटेड क्ले कह लो, के नॉट इक्वल टू के नॉट एनसीसी, मतलब अभी जो निकाला नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले के लिए जो निकाला, into root under OCR. OCR मतलब over consolidation ratio is ratio of sigma naught past by sigma naught present. Sigma naught past by sigma naught present. So over consolidation ratio will be always greater than 1 for over consolidated soil. क्यों? उस पर्टिकुलर सॉइल पे जो तुम अभी लोडिंग लगा रहे हो उस तरह का लोडिंग वो सॉइल पहले झेल चुका है, तो वही पहले कितना मैक्सिमम झेल चुका है और अभी तुमने कितना लगाया है, वही का रेशियो हम निकालते हैं, तो निकलता है ओवर कंसिडरेशन रेशियो। मालूम है इन सब चीजों को, ठीक है। ये सब बात हमने डिस्कस कर रखा है चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से। वही है के नॉट इक्वल टू के नॉट, मतलब के नॉट फॉर ओवर कंसिडरेटेड क्ले, के नॉट इक्वल टू के नॉट नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले इनटू रूट अंडर ओसीआर, ओसीआर इक्वल टू सिग्मा नॉट पास्ट बाय सिग्मा, पास्ट बाय प्रेजेंट, ओवर कंसिडरेशन रेशियो, है ना। लिख लीजिए, खत्म। किसका, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कहानी खत्म, बस अपने को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, खत्म अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब जो मेन फोकस करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, अब यही चलते रहेगा।
समझ में आ रहा है? चलो, एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पैसिव और एक्टिव मैंने ऐसे समझा ही रखा है। यहाँ पे एक डायग्राम देखो, फोटो देखो, रिटेनिंग वाल है, ये एक आरसीसी रिटेनिंग वाल है, ये है ना, आरसीसी आरसीसी रिटेनिंग वाल है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा छोटा ब्लॉक पहले कहीं बना रखे हैं फिर लाके यहाँ फिट किए, नहीं, ये प्री फैब्रिकेटेड नहीं है, दिस इज इन सिटू कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। आरसीसी रिटेनिंग वाल बनाया है, बट हुआ क्या देखो, ये वाला अपना सही पोजीशन पे, ये वाला रिटेनिंग वाल जो है अपना सही पोजीशन पे, लेकिन ये वाला रिटेनिंग वाल देखो घिसक गया ऐसा, इसके पीछे पूरा का पूरा मिट्टी है, पूरा पूरा मिट्टी है, वो जो प्रेशर लगा रहा है उसके कारण ये घिसक गया। समझ रहे बात को, ये क्या हो गया, घिसक गया। मतलब जो मिट्टी है, इसके पीछे का जो मिट्टी, वो एक एंगल पे एक फेलियर प्लेन होगा, उस प्लेन के अलोंग स्लाइड करता हुआ इस वॉल के ऊपर आई होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये वॉल पहले ऐसे सीधी थी, अब ऐसे अगर घिसक गई तो इसके इधर जो पीछे मिट्टी मिट्टी थी इसके पीछे, तो वो मिट्टी यहाँ पे नहीं आई होगी, ऐसा है नहीं, वो मिट्टी यहाँ पे आई होगी। तो वो एक पर्टिकुलर फेलियर प्लेन पे स्लाइड करता हुआ ये इस तरह से आई होगी। यही है आपका, इसी को कहते हैं फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन। समझो बात को, इसी को क्या कहेंगे, फेलियर प्लेन, जिसपे वो स्लाइड करते हुए आएगी। जब ये फेलियर प्लेन के ऊपर स्लाइड करेगी तो स्लाइड करेगी, तो स्लाइड कर रही है, मतलब उस डायरेक्शन में मूव करने का, अभी अभी सोचो कि अभी स्लाइड नहीं की है, अभी ऐसा सोचो अभी स्लाइड नहीं की है, स्लाइड करने की कोशिश में है, मतलब उस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा होगा क्या, ड्यू टू लोडिंग, मतलब ये मिट्टी वगैरह के, मिट्टी का अपना सेल्फ वेट वगैरह के कारण शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, जिस कारण से वो स्लाइड करने की कोशिश कर रही होगी, कौन, मिट्टी। बट उसको रोकेगा कौन, उसको स्टेबल कौन बना रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, क्या लग रही होगी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो थोड़ा सा प्रेशर आया जिस कारण से शियर स्ट्रेस आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉइल का शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हो गया, हो गया। फिर और मोबिलाइज होगा, और मोबिलाइज होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल अपना मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर फेलियर प्लेन के अलॉन्ग मोबिलाइज कर रही होगी। उसके बाद भी और अगर प्रेशर आ रही है तो ये फिर स्लाइड कर जाएगी, मतलब सॉइल विल फेल। समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, एट दिस पर्टिकुलर फेलियर कंडीशन, जो अर्थ प्रेशर लग रही होती है रिटेनिंग वॉल के ऊपर, उसी अर्थ प्रेशर को हम कहते हैं अर्थ प्रेशर इन एक्टिव स्टेट, अर्थ प्रेशर एट एक्टिव कंडीशन, एट फेलियर। समझ में आई बात? ठीक है, किस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि यहां तो अब फेल होगी ना, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाले कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं था, मिट्टी वगैरह में कोई शियर स्ट्रेस वगैरह डेवलप हो नहीं रही थी, कोई फेलियर वगैरह का कोई बात ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे फेल होगी। समझ में आ रहा है? तो इस एक्टिव स्टेट में एट फेलियर लोकेशन जो भी अर्थ प्रेशर आपका डेवलप हो रहा होगा उसी को हम कहेंगे अर्थ प्रेशर एट फेलियर। इज इट क्लियर? और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये जो वाल है ना, ये बैकफिल मटेरियल से दूर भाग गया है कि नहीं, बैकफिल मटेरियल से दूर भाग गया। तो करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। अब सुनिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर स्टेट को प्रैक्टिकली थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बाद इसको लिखेंगे। ये एच डेप्थ का ये आपका रिटेनिंग वॉल है, एच डेप्थ का, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर यूनिट थिकनेस या यूनिट लेंथ में कंसीडर कर रहा हूं इस रिटेनिंग वॉल का, ये आपका रिटेनिंग वॉल है कंक्रीट का, है ना। पीछे ये बैकफिल मटेरियल है, दिस इज योर बैकफिल। अभी बस ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा अच्छा डायग्राम दूंगा। दिस इज योर बैकफिल मटेरियल, ये कोई आपका हार्ड स्ट्रेटा है, दिस इज योर हार्ड स्ट्रेटा, है ना। दिस इज योर ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये रिटेन किया हुआ है, अभी ये रेस्ट के पोजीशन पे, अभी ये रेस्ट के पोजीशन पे। लेकिन ये मान लो कि ये जो बाल है ये डिफॉर्म करता है, ये इल्डिंग है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये वाल ऐसा है तो ये डिफॉर्म किया, थोड़ा डिफॉर्म किया, टिल्ट हुआ, अब ये न्यू पोजीशन को ये एक्वायर करता है। अभी ये फिलहाल ये मान के चलो यहां से यहां तक ये लेंथ कितना, इसके सेंटर से लेके चलो, ये आपका लेंथ, एक मिनट, ये है ना, ये इसके सेंटर से लेके चलो, ये लेंथ है एल,
पहले मिट्टी यहाँ इससे चिपका हुआ है ना, मिट्टी मिट्टी तो इसके दीवार से चिपका हुआ है, डिफॉर्म किया, तो अब क्या मिट्टी भर भरा के इस दीवार के ऊपर नहीं गिरेगा, मिट्टी आएगा। तो एक एंगल पे, एक प्लेन के ऊपर मिट्टी स्लाइड कर रहा होगा, तो वो प्लेन जो है यहां से निकल के आती है ऐसा, ठीक है, यहां से निकल के आती है ऐसा, एक मिनट, वो जो प्लेन है ना वो यहां से ऐसे निकल के आती है, इस प्लेन को हम कहते हैं फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन, समझना, फेलियर प्लेन, इस प्लेन को क्या कहते हैं, फेलियर प्लेन। और ये जो पोर्शन ऑफ मिट्टी जो खिसक रहा है इस फेलियर प्लेन के ऊपर, जैसे वॉल आपका इधर मूव कर रहा है, तो ये जो मिट्टी का हिस्सा जो खिसक रहा है इसको हम बोलते हैं फेलियर वेज, वो पूरा का पूरा मिट्टी को। ये जो फेलियर वेज का कॉन्सेप्ट है ये कूलम्ब साहब ने दिया था, दो वैज्ञानिक आगे चल के आएंगे जिन्होंने ये थ्योरी दिया था कि किस तरह से तुम निकालोगे ये एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। ये तो हम अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन तुम निकालोगे कैसे, इसके पीछे जो थ्योरी दिया गया था वो दिए थे रनकाइन साहब ने, दूसरा थ्योरी दिया कूलम्ब साहब ने। हम अलग अलग इंडिविजुअल थ्योरी पढ़ेंगे दोनों का, दोनों थ्योरी अलग अलग सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब साहब ये जो मिट्टी खिसक रहा है ना इसे हम कहते हैं फेलियर वेज, फेलियर वेज, ठीक है, फेलियर वेज, वेज ये पूरा पूरा मास। और जब एट द टाइम ऑफ फेलियर, तो हम एट द टाइम ऑफ फेलियर कंडीशन इमेजिन करो कि जब ये पूरा पूरा सॉइल फेल हो गया, कैसे फेल हो रहा है मैं भी समझाऊंगा। एट द टाइम ऑफ फेलियर जब ये कंप्लीटली फेल हो जाएगा तो हम इस तरह के फेलियर को बोलेंगे वेज फेलियर, वेज फेलियर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स थ्योरी, वेज फेलियर। कूलम्ब्स थ्योरी इलास्टिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, रनकाइंस थ्योरी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। रनकाइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिमेंटल फेलियर को कंसीडर किया जाता है। क्या होता है ये सब चीजें समझ में आएंगी। अभी तो आप फिलहाल फेलियर वेज और वेज फेलियर समझ गए, मतलब पूरा का पूरा मिट्टी ही फेल कर गया, ये पूरा का पूरा सॉइल का मास ही फेल कर गया, हम ये कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब साहब इन एज ए वेज फेलियर। क्लियर है। देखिए अभी समझो, जब ये मिट्टी खिसक रहा है, जब डिफॉर्मेशन थोड़ा सा हुआ मिट्टी खिसका, तो मिट्टी खिसका इस फेलियर प्लेन के अलाउंग, समझो इस फेलियर प्लेन के अलाउंग मिट्टी खिसका, पहले रेस्ट में था अब थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ मिट्टी खिसका। जब मिट्टी खिसकेगा मेरे को एक ही चीज बताओ सीधा सीधा, मतलब शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में अलोंग फेलियर प्लेन क्यों लग रहा होगा, ये लग रहा होगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सॉइल मास, इसके ऊपर जो सॉइल मास है यहां से यहां तक है ना, ये पूरा यहां भी इस वाले लोकेशन में भी तो मिट्टी भरा होगा यहां पर, ये पूरा सॉइल मास के कारण एक नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही होगी, फिर उसके कारण कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेसेस लग रहा होगा। इमेजिन करो वेट ऑफ सॉइल के कारण शियर स्ट्रेसेस लग रहा होगा फेलियर प्लेन के ऊपर, यही तो हमने देखा। तो ये शियर स्ट्रेस लग रहा होगा इस पर्टिकुलर फेलियर प्लेन के ऊपर, तो इसी पर्टिकुलर फेलियर प्लेन के ऊपर मोबिलाइज क्या हो रहा होगा, सॉइल का अपना शियर स्ट्रेंथ टाउ एस, सॉइल का अपना शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हो रहा होगा। तो मान लीजिए थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, मिट्टी स्लाइड किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना सॉइल का शियर स्ट्रेंथ है वो मोबिलाइज हुआ, और थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ, और थोड़ा शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हुआ, और थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ, और थोड़ा शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हुआ। ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब डिफॉर्मेशन ऐसा कुछ हो जाएगा इस वॉल का कि सॉइल अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर चुकी होगी, सॉइल अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर चुकी होगी। सॉइल जो अपना शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर रहा है वो किधर कर रहा है, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा लैटरल अर्थ प्रेशर किधर लग रहा है, ऐसा सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर रहा है ऐसा। तो इमेजिन करो एट रेस्ट कंडीशन जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैटरल अर्थ प्रेशर लग रही थी, अब ये वॉल ऐसे डिफॉर्म करता गया, ठीक है, सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में मोबिलाइज करता गया, लैटरल अर्थ प्रेशर इधर लग रही थी, तो लैटरल ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम सोचोगे तो ये जो शियर स्ट्रेंथ ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लग रहा है, एक फेलियर सरफेस के ऊपर लग रहा है, इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, एक वर्टिकल निकलना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल ऐसा निकलना चाहिए, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही तो लैटरल अर्थ प्रेशर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लैटरल अर्थ प्रेशर कम हो जाएगा, लैटरल अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो जब अपना सॉइल मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर चुका है, जब अपना सॉइल मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर चुका है, समझना इसका मतलब क्या है,
उसके बाद अगर थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन होता है तो सॉइल उस पर्टिकुलर सॉइल मास को होल्ड नहीं कर पाएगा, सॉइल फेल, मतलब ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाने का कहने का मतलब क्या है कि अभी तो चलो इतना डिफॉर्मेशन हुआ है और ये फेलियर प्लेन के ऊपर सॉइल का शियर स्ट्रेंथ भी लग रहा है, तो डिफॉर्मेशन हो रखा है, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ लग रहा है, ठीक है, और डिफॉर्मेशन हुआ और हुआ। मान लो जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हो चुकी है इस फेलियर प्लेन के लॉन्ग, उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मेशन होता है तो और शियर स्ट्रेस लगेगी इस फेलियर प्लेन के ऊपर, क्यों? और थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन होगा तो इस इलाके में मिट्टी ज्यादा आएगा, मिट्टी का वेट बढ़ेगा, उस कारण से शियर स्ट्रेस और लग रही होगी और ज्यादा थोड़ा इंक्रीज होगी फेलियर प्लेन के ऊपर। कैसे निकालते हैं शियर स्ट्रेस? कोई एक एलिमेंट होता है जैसे यहाँ पे, जो शियर स्ट्रेस हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये सिग्मा 1 है, मान लो ये सिग्मा 3 है ना, तो हम कैसे निकालते हैं? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा। तब जब ऊपर मिट्टी बढ़ रहा है, समझो मिट्टी बढ़ रहा है ना, ओवरऑल सॉइल का वेट बढ़ रहा है, जब ओवरऑल सॉइल का वेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सिग्मा 1 किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के अबाउट सिग्मा 1 बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ये डिफरेंस बढ़ रहा है, तो शियर स्ट्रेस जो प्लेन के ऊपर लग रहा है वो बढ़ते हुए चलेगा। जब वो बढ़ते हुए चलेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग आपका शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल मोबिलाइज होता हुआ चल रहा है अलोंग दिस फेलियर प्लेन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेस आपका सॉइल का मोबिलाइज होते हुए चल रहा है। जब ये शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मोबिलाइज हो चुकी है, उसके बाद भी अगर मान लीजिए वॉल का डिफॉर्मेशन होता है तो यहां पे जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो इससे ज्यादा हो जाएगा, हीरो से ज्यादा हो जाएगा। जब हीरो से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद हम कहेंगे सॉइल फेल कर गया, क्योंकि अब रजिस्ट नहीं कर पाएगा ना आपका कौन, सॉइल। मतलब क्या होगा? मतलब कि अब वो पूरा का पूरा सॉइल मस्त स्लाइड करने के लिए फ्री है। अब वो स्लाइड कर जाएगा, दीवार तुम्हारी गिर जाएगी नीचे। समझ में आ रहा है? अब वो स्लाइड कर जाएगा, दीवार तुम्हारा गिर जाएगा नीचे। तो यही, तो जस्ट नीचे ना गिरने से पहले, मतलब एट द वर्ज ऑफ फेलियर कंडीशन, कहने का मतलब जब आपका सॉइल मैक्सिमम टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ को मोबिलाइज कर चुका है ऑन द फेलियर प्लेन, उस वक्त जो लैटरल अर्थ प्रेशर होगा ये मिनिमम होगा। क्यों? यही तो बता रहा था, जैसे कि सोचने के लिए सोचो, ये जो तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इमेजिन करो, लैटरल अर्थ प्रेशर इधर लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसका जब शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम मोबिलाइज हो चुकी है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। जब ये और लैटरल अर्थ प्रेशर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये वैल्यू मिनिमम निकलेगी ना, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अर्थ प्रेशर इज कॉल्ड एज अर्थ प्रेशर इन एक्टिव स्टेट, अर्थ प्रेशर इन एक्टिव कंडीशन, इसी अर्थ प्रेशर को बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। समझ में आ रही है बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने दो वैज्ञानिक का नाम बोला, एक कौन, एक तो मैंने बोला कूलम साहब, उन्होंने पूरा का पूरा ये वेज, ठीक है, ये जो सॉइल मास उसको हम बोलते हैं वेज, ठीक है, तो ये फेलियर वेज पूरा का पूरा स्लाइड कर गया, है ना, वेज फेलियर हम उसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब पूरा पूरा सॉइल मास, ये ट्रायंगुलर पोर्शन में जो सॉइल मास दिख रहा है ये पूरा पूरा फेल कर गया, तो वेज फेलियर। रनकाइन साहब ने अलग सोचा, रनकाइन साहब ने ये सोचा कि एट द टाइम ऑफ फेलियर हो क्या रहा है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम उन्होंने कंसिडर किया, मतलब जो भी सॉइल पार्टिकल है, जो भी सॉइल पार्टिकल है वो सभी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब सभी इक्वली स्ट्रेस्ड हैं, सभी इक्वली स्ट्रेस्ड हैं, और इंडिपेंडेंट अगर तुम किसी एक सॉइल पार्टिकल को कंसीडर करोगे वो अपने आप में फेल हो चुकी है, मतलब यहाँ पे एलिमेंटल फेलियर की कंसेप्ट को उन्होंने अप्लाई किया, मतलब सभी सॉइल पार्टिकल, वो कंप्लीट वेज को ना कंसीडर करते हुए हर एक छोटे 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 पार्टिकल को उन्होंने बताया कि सभी इक्वली स्ट्रेस्ड है और एलिमेंटल फेलियर हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने अपना रनकाइन साहब ने थ्योरी दिया, फिर वेज फेलियर को कंसीडर करते हुए कूलम साहब ने थ्योरी दिया था। रनकाइन साहब ने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, कूलम साहब ने इलास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, जो डिफॉर्मेशन की बात होती है, जैसे ये इंक्लाइन होके यहां तक आ गई, मतलब जो बैकफिल मटेरियल उससे अवे मूव कर रही है, ये जो वॉल है बैकफिल मटेरियल से दूर मूव कर रही है, तो ये डिफॉर्मेशन आई डेल्टा एच मान के चलिए, तो जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, दिस डेल्टा एच अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, दिस एल, इसको हम कहेंगे स्ट्रेन, दिस इज योर स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन स्ट्रेन,
तो एक्टिव स्टेट में फेलियर होने तक में जो ये डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ये पैसिव स्टेट के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? मैंने पहले बोल रखा है, थोड़ा देर पहले समझाया था। अरे ये मिट्टी पार्टिकल्स पहले से इसमें वॉइड वगैरह है, तो ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, कम डिफॉर्म करेगा ना, थोड़ा सा ही, मतलब पार्टिकल्स तो अलग होने में क्या स्ट्रेन यार, अलग हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन यही अगर तुम पैसिव स्टेट में देखोगे तो मिट्टी की तरफ दब रही है वाल, तो पहले मिट्टी की तरफ जब दब रही है तो मिट्टी में जो वॉइड है उसको पहले समाप्त करेगा, वो समाप्त होने के बाद फिर कोई एक फेलियर प्लेन, जैसे ये फेलियर प्लेन, इसके अबाउट सॉइल आपका मूव करेगा ऊपर, सॉइल आपका मूव करेगा ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, वहां ऊपर की ओर स्लाइड करेगा। लेकिन वो कब करेगा? वो तब करेगा जब सभी वॉइड वगैरह फिल हो जाएंगे। तो वो फिल होते होते जो डिफॉर्मेशन होना है वो ज्यादा होना है ना, मतलब वाल ज्यादा टिल्ट हो सकता है ना, वो डिफॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस केस में नहीं, कम डिफॉर्मेशन पे ही पार्टिकल्स अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, फेल कर जाएंगे। तो एक्टिव फेलियर से पहले, मतलब एक्टिव स्टेट में फेलियर, जस्ट एट फेलियर जो डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है वो पैसिव स्टेट के कंपैरिजन में काफी कम देखने को मिलता है। कहने का मतलब है इन दी सेंस कितना कम, 0.2% और 2%, मैं इमेजिन करिए कितना परसेंट का डिफरेंस है, बहुत। तो उस रेंज में कम देखने को मिलता है। हम आपको लिखवाएंगे आगे इन सब चीजों को। वेल तो अभी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, ओके, किस कंडीशन में मिलता है यही समझना जरूरी है। हेडिंग डालिए एक्टिव अर्थ प्रेशर और ये डायग्राम को बनाइए। ये आपका रिटेनिंग वाल था ऑफ हाइट h, ठीक है, स्लाइड किया बाय डेल्टा h, दैट इज वॉल मूव्स अवे फ्रॉम सॉइल। यहां लिख लो, वॉल मूव अवे फ्रॉम सॉइल, अवे फ्रॉम बैकफिल, ठीक है, बैकफिल। ये आपका बैकफिल मटेरियल, ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल, दिस इज योर हार्ड स्ट्रेटा, ओके। सॉइल इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, सॉइल जो स्लाइड कर रहा है, एक मिनट, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है आपका सॉइल, ठीक है। सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोबिलाइज हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, तो सॉइल का जो ये जो प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं, फेलियर प्लेन। अभी एक चीज इमेजिन करो, एट एक्टिव अर्थ प्रेशर कंडीशन, एट एट एक्टिव अर्थ प्रेशर कंडीशन देखना, एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ, एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ अगर मैं कोई एक सॉइल का एलिमेंट कंसिडर करूं, ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, तो इस एलिमेंट को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूं तो इमेजिन करना, ये एलिमेंट है मान लो जेड डेप्थ पे, ये ग्रीन वाला मैं अभी ठीक करूंगा थोड़ा देर में, इसको पढ़ाने के बाद ही। ये एलिमेंट है मान लो जेड डेप्थ पे, वर्टिकल स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा भी लग रहा होगा। क्या लैटरल डायरेक्शन में भी उतना ही लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। अभी तो आपने देखा यार, अर्थ देखो, पहले ही आपने देखा था कब, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाले कंडीशन में जो वर्टिकल लग रहा था उससे कम था लैटरल, पहले से ही कम था, वर्टिकल से लैटरल कम था, ठीक कम था। अब एक्टिव स्टेट में तो वर्टिकल से लैटरल और कम हो जाएगा, यही तो लॉजिक हमने देखा। क्यों? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मान के चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या कर रहा है, जो पहले से लैटरल लग रहा था उसको रिड्यूस कर रहा है, उसको डिक्रीज करवा रहा है, तो ये वैल्यू तो और कम हो जाएगी सिग्मा एच की, मतलब सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा एच, मतलब सिग्मा बी सिग्मा वन हो गया और ये सिग्मा सी हो गया, मतलब ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर लग रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, इसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन कह देते हैं, इसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन कह दो, वो ज्यादा अच्छा है ना। ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, समझ रहे हो तो चीजों को, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है।
तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये बताओ यार, ये जो फेलियर प्लेन होगा ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितने एंगल पे होता है? यही तो फेलियर प्लेन यहाँ पे दिखाया हूँ। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में पढ़ रखा था थीटा सी, ये एंगल थीटा सी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। ये थीटा सी यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा एक्टिव स्टेट में? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला सरफेस है वो जो है ना, वो क्या है आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है वो। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से फेलियर जो सरफेस है इसी सरफेस के बाद फेलियर हो रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मैक्सिमम इसी सरफेस के बाद मोबिलाइज होगा, तो फेलियर इसी सरफेस के बाद हो रहा है। तो वो एंगल कितना? थीटा सी 45 डिग्री प्लस 5/2। कॉपी में देखिए करवाया था, तो वही एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बगल में ये एलिमेंट भी बना लेना, वो एलिमेंट बनाना जरूर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, उसके ऊपर वर्टिकल जो लग रही है सिग्मा 1 वो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी लिख लेना। वर्टिकल वाला ये प्लेन जिसके ऊपर लैटरल स्ट्रेस लग रही है सिग्मा एच या सिग्मा 3, दैट इज योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और वो जो प्लेन है माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, सिग्मा वी इज ग्रेटर देन सिग्मा एच हियर। तो जो फेलियर प्लेन है उसका जो एंगल है फ्रॉम ग्राउंड वो होगा थीटा सी, जिसका वैल्यू है 45 डिग्री प्लस 5/2। क्लियर है? ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद ये लिखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेट wall moves away from the soil mass, मतलब backfill, and the portion of backfill just behind the wall leaves rest of soil mass and move with the wall. The soil failure takes place which is elemental failure. ये जो elemental failure का यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ इन रेस्पेक्ट टू रनकाइंस थ्योरी, क्योंकि रनकाइंस थ्योरी को ज्यादा मान्यता प्राप्त, ठीक है। मतलब रनकाइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहना ये है कि एट द एक्टिव स्टेट जब फेलियर हुआ है उस वक्त जो सॉइल मास है, सॉइल पार्टिकल सभी, हर एक कोई भी पार्टिकल कंसिडर करो, सब फेल कर चुके हैं। मतलब सभी इक्वली स्ट्रेस्ड है, सब फेल कर चुके हैं, है ना। सब इक्वली स्ट्रेस्ड है और सब फेल कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट है रनकाइंस आपका प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ, ये ध्यान रखना मैं लिखवाऊंगा आगे नोट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल ड्यू टू इट्स शियर स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ वॉल। वॉल इधर मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस इधर डेवलप हो रहा है, अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ वॉल ऑन द फेलियर सरफेस which continuously decreases the earth pressure exerted by wall just behind the backfill on the wall। मतलब जो बैकफिल है उसके थ्रू से जो लैटरल अर्थ प्रेशर लग रही है उसको वो डिक्रीज करता है, कौन? जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अपोजिट डायरेक्शन में मोबिलाइज हो रहा है। तब जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज कर चुकी होगी तो मैक्सिमम डिक्रीज हो चुकी होगी, और एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन ही आपका फेलियर हुआ होगा। सो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो लैटरल अर्थ प्रेशर लग रही होती है वॉल के ऊपर, उसी को हम अर्थ प्रेशर इन एक्टिव स्टेट कह देते हैं, ठीक। continuously decreases the earth pressure exerted by just behind backfill on the wall and when whole shear strength is mobilized, वही बात लिखा है, the pressure exerted on the wall becomes minimum and at this state the minimum earth pressure is called as active earth pressure। और इस स्टेट पे जो मिनिमम अर्थ प्रेशर है उसको हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। उसके बाद वो हमारी बेटी आ गई थी, आगे लिखिए मूवमेंट ऑफ वॉल अवे फ्रॉम बैकफिल टू गेट दिस मिनिमम अर्थ प्रेशर इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉइल एंड जनरली 0.2% to 0.5% स्ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सच स्टेज। मतलब फेलियर होने से पहले कितना वॉल मूव करेगा ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, ठीक है। और 0.2% स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू डेंस सैंड, अगर डेंस सैंड है तो 0.2% स्ट्रेन, ये स्ट्रेन मतलब डेल्टा एच अपॉन एल जो बताया था। 0.5% स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू लूज सैंड, समझ में आ रहा है। तो लूज सैंड में ज्यादा, डेंस सैंड में कम, ध्यान रखना।
तो ये एक्टिव स्टेट की बात थी। लेकिन अगर पैसिव स्टेट में बात करें तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? वही कंप्रेसिव वाला इफेक्ट। ठीक है, ये सब चीज लॉजिक है जो दिमाग में सोचना है। लिखिए, इसी के साथ आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का नॉलेज जो आपको चाहिए था वो खत्म। फिर अब हम आगे चल के एनालिसिस करेंगे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉइल। अब हेडिंग डालिए पैसिव अर्थ प्रेशर, लिखिए, पहले लिख लीजिए, ठीक है, फिर डायग्राम बना लेंगे। लिखिए, इफ वॉल मूव्स टुवर्ड्स बैकफिल, अगर बैकफिल के तरफ अगर आपका वॉल मूव करता है, देन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल स्टार्ट मोबिलाइजिंग डाउनवर्ड। क्यों? मिट्टी ऊपर मूव करेगा यार, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विल स्टार्ट मोबिलाइजिंग डाउनवर्ड and towards the wall, and when whole shear strength is mobilized, the earth pressure at wall is maximum, and this state of earth pressure is called passive earth pressure. Passive state is obtained generally at 2 to 15% of strain, जैसे वहां पे 0.2 to 0.5% of strain था, यहाँ 2 से 15% स्ट्रेन, कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होने के बाद पैसिव स्टेट अचीव हो रहा है, ध्यान दो। क्यों? कंप्रेसिव वॉइड वगैरह रहता है, दबा रहे हो तो ज्यादा दबेगा, लॉजिक वही है। तो 2% इज फॉर डेंस सैंड और 15% इज फॉर लूज सैंड। ठीक है, देखिए अब, अरे लूज सैंड में ज्यादा वॉइड है ना, तो ज्यादा दबेगा ना यार। डेंस सैंड पहले से ही वॉइड उसमें कम है, कम दबने पे फेल कर गया। लूज सैंड में ज्यादा वॉइड है तो ज्यादा दबेगा वो फेलियर होने से पहले। फिर टाइट होगा, टाइट होने के बाद फिर वो फेल होना शुरू करेगा, तो सॉइल मास जो है फेलियर प्लेन के अलोंग अपवर्ड मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में आपका सॉइल मूव करेगा, सॉइल मूव्स अप। तो जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है फेलियर प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोबिलाइज होगी। इन दिस डायरेक्शन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विल एक्ट। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये आपका फेलियर प्लेन है ना, दिस इज योर फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन। ये h हाइट की आपकी रिटेनिंग वॉल थी जिसका मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द सॉइल, मूवमेंट टुवर्ड्स द बैकफिल, टुवर्ड्स द बैकफिल। ठीक है, तो ये फेलियर प्लेन का ये एंगल कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल, ये हमको पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए एक अब सिंपल सा सोचना, जब तुम्हारा ये जो दीवार है ये दब रहा है मिट्टी की तरफ, तो मिट्टी प्रेशर लगा रही होगी ना यार, वही तो है लेटरल प्रेशर। तो जो लेटरल डायरेक्शन में जो प्रेशर लगा रहा है मिट्टी इसके ऊपर, वही है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक, तो एट द फेलियर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज मोबिलाइज्ड एट मैक्सिमम, तो इस शियर स्ट्रेंथ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो भी ऐड हो गया, जो पहले से अर्थ प्रेशर लग रहा है उसमें ऐड हो गया, तो ये ज्यादा हो गया ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ज्यादा हो गया। तो इस केस में अगर हम कोई एक एलिमेंट सॉइल का कंसिडर करते हैं इन पैसिव स्टेट, जब पैसिव स्टेट में फेलियर हो चुकी है, तो कोई एक सॉइल का एलिमेंट में जेड डेप्थ पे कंसिडर करूं अगर, अच्छा ये जो सॉइल फेल हो रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फेलियर वेज। ये भी लिख लो इसी में, इसको हम बोलते हैं फेलियर वेज। ठीक है, तो जेड डेप्थ पे अगर सॉइल का एलिमेंट में कंसिडर करूं, ये रहा तुम्हारा सॉइल का एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के ऊपर 2D सोचिए अभी, ये आपका सिग्मा वी लग रहा है, ये सिग्मा एच लग रहा है। तो इन पैसिव स्टेट होता क्या है, सिग्मा एच बिकम्स ग्रेटर देन सिग्मा वी। समझिए, जो लैटरल डायरेक्शन में अर्थ प्रेशर लग रही होती है पैसिव स्टेट में, दैट इज एट फेलियर, जब वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ मोबिलाइज हो गया अलोंग द फेलियर प्लेन, तब फेल कर जाएगा। ठीक है, वही फेलियर वाला कंडीशन है। तो उस कंडीशन में जो अर्थ प्रेशर लग रही है लैटरल डायरेक्शन में, वो ज्यादा हो जाती है वर्टिकल, उस पर्टिकुलर डेप्थ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर लग रही है उससे भी। तो यहां पर ये आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन,
और ये हॉरिजॉन्टल वाला माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ध्यान देना, इसी पर बेस्ड एनालिसिस आगे चलेगा। ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मतलब जैसे हम अगर इसको हम सिग्मा 1 कह रहे थे और इसको सिग्मा 3 कह रहे थे, तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अब और ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। ये पैसिव स्टेट में जब फेलियर हो रहा है तब का सॉइल का एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेस कंडीशन बता रहा हूं। ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो, जो हम फेलियर प्लेन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ही कंसिडर कर रहे हैं एट सम पर्टिकुलर एंगल थीटा, या फिर इसको हम थीटा सी कह देते हैं। तो इस केस में थीटा सी का वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखो, पहले जब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन था, एक्टिव स्टेट में जब मेजर प्रिंसिपल प्लेन था, तब यहां से थीटा सी हम कह रहे थे कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 45 डिग्री प्लस 5/2। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का। तो अभी जो आपको बताना है वो बताना कि ये फेलियर प्लेन का एंगल कितना है फ्रॉम माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मतलब क्या, थीटा सी, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा सी प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा सी, मतलब यही होगा ना। ये थीटा सी इक्वल टू क्या होगा, ये थीटा सी यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखना है फ्रॉम माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मतलब 90 डिग्री से मेरे को ये घटाना है, ये वाला वैल्यू। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 5/2 करूंगा तो क्या निकलेगा, 45 डिग्री माइनस 5/2। ये होगी अब एंगल इधर, ये थीटा सी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये एंगल दिखा दो तुम, ये जो अब यहाँ पे ये जो थीटा सी है, दिस पर्टिकुलर थीटा सी इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2। कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि ऊपर वाला आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब पहले में एक्टिव स्टेट में ऊपर वाला मेजर प्रिंसिपल प्लेन था, अब ये हॉरिजॉन्टल वाला माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया। तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन से कितने एंगल पे है, 45 डिग्री माइनस 5/2। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। ये आप एलिमेंट का डायग्राम बना के दिखा दो पैसिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट में एलिमेंट का डायग्राम बना दिया है वो, ठीक है, पैसिव स्टेट में ये डायग्राम बना के दिखा दो। ये समझ में आया ना, ये थीटा सी माइनस 45 थीटा सी इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2 कहां से निकल के आया? तो ये तो बात हुई आपकी एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर की, ठीक है, उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें हैं। ये कैसे निकाला जाए, इससे रिलेटेड दो अलग अलग थ्योरी है अपने पास, रनकाइंस थ्योरी, कूलम्ब्स थ्योरी, जो कि हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हुए एक और डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए देखिए वेरिएशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं लिखूंगा अर्थ प्रेशर का वैल्यू, अर्थ प्रेशर, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्ट्रेन का वैल्यू। ध्यान दो, एकदम मतलब वाई एक्सिस पे ही, यहां पर अगर मैं ये वैल्यू दिखा रहा हूं तो ये वैल्यू क्या है, यहां पे स्ट्रेन, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेन, इधर लिख रहा हूं स्ट्रेन। तो अभी फिलहाल किसी भी तरह का स्ट्रेन है क्या, वो जो ब्लू डॉट मैंने वाई एक्सिस पे लिया, नहीं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ प्रेशर ईपी एट रेस्ट कंडीशन, लैटरल अर्थ प्रेशर का बात कर रहा हूं, है ना, नो स्ट्रेन, है ना, यहाँ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नो स्ट्रेन। अगर हम एक्टिव स्टेट का बात कर लें, तो एक्टिव स्टेट में अगर तुम स्ट्रेन देखोगे तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल 0.2% टू लेके 0.5% ऑफ स्ट्रेन पे फेलियर हो जा रही है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। और जो अर्थ प्रेशर की वैल्यू है वो अर्थ प्रेशर ऑफ रेस्ट कंडीशन से भी कम है, तो यहां पर कहीं पर हुई होगी।
ये कुछ वैल्यू हुआ होगा अर्थ प्रेशर। तो दिस इज योर अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर इन एक्टिव स्टेट। पैसिव स्टेट में यही आपका फेलियर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन पे हो रहा है, आपने अभी देखा थोड़ा देर पहले, है ना। और वो स्ट्रेन कितना ले रहा है, समथिंग 2% टू 15% पे आपका फेलियर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन सॉइल, लूज एंड डेंस, है ना। और पैसिव अर्थ प्रेशर का वैल्यू काफी ज्यादा होता है अर्थ प्रेशर ऑफ रेस्ट से एट फेलियर, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर कहीं पे आएगी, तो ये वैल्यू होगा अर्थ प्रेशर एट अर्थ प्रेशर इन पैसिव स्टेट। इन सभी तीनों डॉट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक तरह का इस तरह का कुछ आपको कर्व दिखता हुआ नजर आएगा। दिस इज द वेरिएशन डायग्राम, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव स्टेट अर्थ प्रेशर, पैसिव स्टेट अर्थ प्रेशर। तो ये सिग्मा एच एक्टिव कह देता हूं, सिग्मा एच नॉट कह देता हूं रेस्ट, सिग्मा एच पी कह देता हूं। तो आपको यहां से लॉजिक क्लीन कट मिल रहा है कि सिग्मा एच पी इज ग्रेटर देन सिग्मा एच नॉट, सिग्मा एच ए इज लेस देन सिग्मा एच नॉट। मतलब एक्टिव स्टेट अर्थ प्रेशर, अगर मैं तीनों को मिला के एक लाइन अगर रिलेशनशिप लिखूं तो अर्थ प्रेशर ईपी एक्टिव इज लेस देन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट लेस देन अर्थ प्रेशर इन पैसिव स्टेट, ठीक है। ये लॉजिक आती है। अब ये अर्थ प्रेशर इन एक्टिव रेस्ट कंडीशन में कैसे निकालना ये तो मालूम चल गया। रेस्ट कंडीशन में कैसे निकालना ये तो मालूम चल गया। पैसिव स्टेट में और एक्टिव स्टेट में कैसे निकालना ये अब हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे पास थ्योरीज आते हैं, रनकाइन थ्योरी, कूलम्स थ्योरी। उन थ्योरी को फॉलो करते हुए इन अर्थ प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाए एक एक करके देखेंगे। रनकाइन थ्योरी किसी और टाइप ऑफ सॉइल के लिए है, कूलम्स थ्योरी किसी और टाइप ऑफ सॉइल के लिए है। रनकाइन थ्योरी में कुछ एजम्पशंस हैं, कूलम थ्योरी में कुछ एजम्पशंस हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग चीजें हम देखते हुए चले। यहाँ तक पढ़िए, नोट्स बनाइए, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।